हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। तो चलिए, सर्कुलर मोशन पार्ट 4। मैं एसडीपी सर, चैनल P100 फिजिक्स। ओके, तो अब यहाँ पर हम जा रहे हैं दिखाने आपको सर्कुलर मोशन का जो अभी जहाँ तक हो पार्ट 3 में हो गया है, वहाँ से ठीक आगे थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन की एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? ओके कम ऑन, सर्कुलर मोशन में एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे? चलो भाई, सपोज करिए कि यह एक कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, एक कोई पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, रेडियस है आर, रेडियस है आर। यह पॉइंट ए पर है, यह पॉइंट बी पर पहुंचा, पॉइंट बी पर पहुंचा। सपोज करिए कि यह एंगल है डेल्टा थीटा। एंगल कितना है? डेल्टा थीटा एंगल है, रेडियस आर। ए से बी के बीच आपको बताना है, ए से बी के बीच एवरेज वेलोसिटी। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। ट्राई टू डू। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट ए एंड ए और बी के बीच आपको एवरेज वेलोसिटी बतानी है। क्या करोगे? व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ दिस एवरेज वेलोसिटी? 1D पे पढ़े हो ना एवरेज वेलोसिटी अभी जस्ट। तो 1D का एवरेज वेलोसिटी निकाले हैं आप, सीखे हैं एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हो, एवरेज स्पीड कैसे निकालते हो। ठीक वैसे ही यहाँ पर कैसे निकालोगे? चलो फटाफट बोल दीजिए, आंसर बोलिए। यह एंगल दोनों के बीच का डेल्टा थीटा मान लीजिए, थीटा इज द एंगल। चलिए मैं करूँ, आ जाओ। सपोज करो कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का रेडियस मान रहे हैं हम लोग। कितना माने हैं रेडियस मान लिया है हम लोगों ने आर। ये यहाँ से यहाँ तक को क्या कहोगे? यह है पोजीशन वेक्टर, यह है पोजीशन वेक्टर, दिस इज आल्सो द पोजीशन वेक्टर। क्लियर? और ये है डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस, है ना, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस। तो क्या करना है? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? तो बहुत आसान है यार। हाँ, एवरेज वेलोसिटी देखिए, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू क्या? एवरेज वेलोसिटी बराबर जानते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। हाँ, यहाँ से अब निकल जाएगा। चलिए निकालिए, फटाफट निकालिए एवरेज वेलोसिटी। माइंड वेरी फैंटास्टिक। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट तो पता ही है, एंगल निकाल लो, वैल्यू निकाल दो तो निकल जाएगा। चलो कोशिश करो, ट्राई टू डू। चलो कोशिश करिए। मैं करूँ? चलो भाई मैं ही कर रहा हूँ, आ जाओ। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का कितना हुआ? एंगल देख रहे हो ना, डेल्टा थीटा है, या पोजीशन वेक्टर आर है। तो आपको पता है कि जब भी कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ मैं अभी देता हूँ स्मार्ट ट्रिक। जब भी कभी भी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई वेक्टर क्वांटिटी हो और उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट हो, क्या बोला? कोई वेक्टर क्वांटिटी हो, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट हो, तो उसके दो पोजीशन यानी कि दो पॉइंट के बीच में परिवर्तन जो होता है ना, वह हमेशा ही याद रखना। जैसे मान लो वेलोसिटी है तो 2v साइन डेल्टा थीटा बाई 2 होता है। फिर से बोलिए, 2v साइन थीटा बाई 2 आया कहाँ से? बस वही वेक्टर एडिशन लास्ट से निकल जाएगा। चेंज ना, क्या आया? 2v साइन थीटा बाई 2। ओके, अब जा देखो, यह जो न्यूमेरिकल या पोजीशन वेक्टर है, तो यह वेक्टर क्वांटिटी है, यह आर का मान कांस्टेंट रहेगा, न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पोजीशन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। यह वेक्टर है तो पोजीशन का डायरेक्शन, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ऐसे पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। चलो तो अब क्या लिखोगे? टोटल डिस्प्लेसमेंट को आप लिख सकते हो डेल्टा एस, टोटल टाइम को लिख सकते हो डेल्टा टी। व्हाट इज डेल्टा एस? पोजीशन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द रेडियस इज कांस्टेंट। रेडियस का मान क्या बना हुआ है? कांस्टेंट। फार्मूला भी क्या बताया हूँ? 2v साइन डेल्टा थीटा बाई 2 ब्रैकेट के अंदर। चलो यहाँ पर लिखो 2r साइन डेल्टा थीटा बाई 2। ये हमेशा चेंज का फार्मूला है। कहाँ से? वेक्टर एडिशन लॉ से।
अब और आगे आ जाओ, वेक्टर एडिशन लॉ में चेंज है ना, तो माइनस लगा दोगे। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आर बराबर वेक्टर एडिशन का आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। क्लियर। चलो तो टोटल टाइम कितना हुआ भाई, टोटल टाइम, चलो अभी हम यहाँ डेल्टा टी ही रख देता हूँ, डेल्टा टी हो गया भाई। क्लियर यहाँ तक, फैंटास्टिक। चलो अब जा देखा, इसको आगे आ जाओ। अब यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगा, ए से बी तक जाने में टाइम लगा मान लो डेल्टा टी ना। इस डेल्टा टी का आपको मान निकालना है, इस डेल्टा टी की आपको वैल्यू निकालनी है। सपोज करो कि स्पीड इसकी v है, स्पीड v है, ठीक। वेलोसिटी बोलना रहेगा तो v में क्या कहोगे, v क्या कहोगे इसको, वेलोसिटी बोलना रहेगा तो डायरेक्शन लगा दोगे, है ना। तो यह मान लो अभी स्पीड v है या वेलोसिटी इसकी v है। ओके चलो अब क्या देखना भाई, आपको पता है कि डेल्टा थीटा बराबर क्या होता है, आर्क बाई रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस होता है। एक क्लियर होना यहाँ तक। चलो डेल्टा थीटा बराबर आर्क बाई रेडियस, आर्क को क्या है, डेल्टा टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो तो यह डेल्टा एस मान सकते हो ना इसको, आर्क को यह इसके बराबर मान लिया जाता है, इसलिए समांतराल टाइम छोटा होना चाहिए इसके लिए, पढ़े पीछे। तो अब जरा देखो आर्क बराबर कितना हो गया, डेल्टा एस अपॉन क्या रेडियस आर, देख सकते हो। अब जहाँ पर हाँ चलो भाई, अब तो ये डेल्टा एस बराबर कितना हो गया देखिए, तो डेल्टा एस की वैल्यू क्या ले सकते हो, आर इंटू डेल्टा थीटा, लिख दिया। चलो अब जानते हो कि टी का मान कैसे निकलेगा भाई, डेल्टा टी कहाँ से आएगा, डेल्टा टी बराबर मान लिया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की स्पीड जो है ना v है, यानी कि वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, स्पीड कांस्टेंट है। तो टी का मान कहाँ से आएगा, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी है, देखिए यहाँ पे डेल्टा एस बाई डेल्टा टी है ना, तो डेल्टा एस का मान रखा हमने क्या, आर इंटू डेल्टा थीटा अपॉन क्या, वेलोसिटी v, रख दिया। हाँ इसको इधर है रख दीजिएगा, इधर वैल्यू देखो डेल्टा टी का मान आ गया ना। अब इस डेल्टा टी का मान यहाँ पर ला करके रख दिया जाए। चलो तो वेलोसिटी का एवरेज यानी कि औसत वेग कितना हुआ, 2r साइन डेल्टा थीटा बाई 2 अपॉन, हाँ डेल्टा टी का मान ले लीजिए यहाँ से, आर इंटू डेल्टा थीटा बाई v, हो गया। अब r से हटा दीजिए, देखो v ऊपर चला जाएगा। ओके फैंटास्टिक, v ऊपर ले जाइए, 2v, देखिए 2v और क्या, साइन डेल्टा थीटा बाई 2 अपॉन और क्या v, डेल्टा थीटा, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। तो ये है एवरेज वेलोसिटी इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो नोट करो फटाफट, जल्दी नोट करो इसको, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पॉइंट ए एंड बी ना, और मोशन कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके क्लियर, फैंटास्टिक। चलिए तो मिस 2v साइन डेल्टा थीटा बाई 2 अपॉन एंगल डेल्टा थीटा, दोनों जो पॉइंट है, दोनों पॉइंट कितना एंगल बना रहे हैं दूसरे से, वो एंगल। तो ये था आइडिया, आपको एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे। हो गया फैंटास्टिक कंसेप्ट। क्या पढ़ रहे हो, फिजिक्स P100 फिजिक्स, मैं वही SDP सर। चलो आ जाओ और आगे, चलो बेटा अब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी, अब हम बताने जा रहे हैं आपको एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे। चलो सर्कुलर मोशन में एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकलेगा, सर्कुलर मोशन में एवरेज एक्सीलरेशन, ये सब लोग नोट कर लियो ना, वीडियो यहीं पर रोक करके नोट कर लो अच्छी तरह से, फर्स्ट क्लास का, भूले नहीं। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाले हो, और फिर अब एवरेज एक्सीलरेशन। चलिए कहीं पर भी यदि एवरेज एक्सीलरेशन आपको बताना हो
आ जाइए, एवरेज एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, चलिए एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालिएगा? हाँ चलो भाई आ जाओ। देखो तो ये भी वैसे ही एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे? सपोज करिए कि ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है बी, दोनों के बीच का एंगल, यहाँ पर वेलोसिटी थी v1, यहाँ पर वेलोसिटी है v2, एंगल डेल्टा थीटा, हमको बताना है एवरेज एक्सेलरेशन ना। एक्सेलरेशन का एवरेज बताना है, सपोज करिए एक्सेलरेशन का एवरेज बताना है, क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी, बस हो गया, है कि नहीं? चेंज इन वेलोसिटी। अब चेंज इन वेलोसिटी जानते हो कैसे निकालते हो? अभी बताया हूँ। यहाँ पे सपोज करें कि वेलोसिटी का मान था v1, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? v2। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बनी हुई है वेलोसिटी की? कांस्टेंट। मीन्स क्या है कि स्पीड क्या बना हुआ है? कांस्टेंट। तो एक्सेलरेशन एवरेज कितना हुआ, या ए कितना हुआ एवरेज चेंज इन वेलोसिटी? तो अभी सिखाया हूँ कि जब भी कहीं न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट हो तो उस वेक्टर क्वांटिटी का चेंज कैसे निकालते हो हमेशा। तो क्या बताया हूँ अभी? 2v साइन डेल्टा थीटा बाई 2, ओके, ये जितना भी हो थीटा बाई 2 अपॉन व्हाट? टाइम टेकन। तो टाइम टेकन मीन्स क्या? अभी निकाला गया है, बस वही एकदम हाँ वही वाला, बिल्कुल पुट कर दो जल्दी फटाफट। क्या आया था? डेल्टा टी बराबर क्या पाए थे हम लोग? बोलो जल्दी। 2, हाँ और बोलो क्या आया था भाई? 2r साइन। चलो निकालना पड़ेगा, आ जाओ। देखो कितना मिला था? हाँ यस आया रहा होगा, चलो ठीक, ओके। डेल्टा टी बराबर कितना आया था भाई? डेल्टा टी बराबर आया था डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी आया था, यही ना? हाँ ओके, चलो बस यही पुट कर देता हूँ। चलो आ जाओ। देखो ए बर इक्वल टू 2v हो गया, 2v, देखो इधर, हाँ 2v साइन डेल्टा थीटा बाई 2 अपॉन डेल्टा टी का मान रख दो। यदि यही क्वेश्चन आ जाए तुम्हारे एग्जाम में, केवल यह कह दे कि यहाँ एवरेज वेलोसिटी, 4 ऑप्शन दे दे, कहे कि विच वन इज द करेक्ट एवरेज वेलोसिटी बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, या एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, पक्का गलत करोगे, 100% गलत करोगे। लेकिन अब नहीं करोगे, P100 फिजिक्स पर आने के बाद अब नहीं करोगे, नहीं तो तुम पक्का गलत करते, 100% करते। नहीं मानते हो तो फिर से करके देख लो, 100% करते। अब नहीं करोगे, श्योर नहीं करोगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या होता है? आ जाओ, चलो देखो यहाँ डेल्टा टी का मान रखो यहाँ से फटाफट। तो डेल्टा एस अपॉन वी ऊपर ले जाओ, ए बराबर 2v जा करके v स्क्वायर बना, हाँ जी, चलो यहाँ लिख दूँ। तो इक्वल टू क्या आया? ए एवरेज वेलोसिटी बराबर कितना मिल रहा है? 2v ऊपर गया 2v स्क्वायर, देखो यहाँ v ऊपर जा रहा है 2v स्क्वायर साइन डेल्टा थीटा, ऐसा बता दो, कोई ज़रूरत नहीं है अभी इसकी। हाँ चलो फिर से लिखते हो। हाँ बोलो कितना हुआ? एवरेज एक्सेलरेशन बराबर 2v ऊपर जा रहा अभी, तो 2v स्क्वायर साइन और क्या डेल्टा थीटा बाई 2 हो गया जी, बाई 2 अपॉन नीचे कितना है? डेल्टा एस लगा दो, v ऊपर चला गया है। और डेल्टा एस बराबर जानते हो कि r इंटू थीटा है, अभी देखे हो ना? तो r इंटू डेल्टा थीटा, यस दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। ईमानदारी से बताओ, बिना ये देखे मार देते नहीं सन
पहला पे नहीं मार पाते ना, पक्का हम जानते थे नहीं मार पाओगे। हाँ ओके चलो कोई बात नहीं, अब याद आ गया। तो ये था, यानी कि 4 ऑप्शन इस तरह से आपको दिए होते एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए, तो आप इस तरह से मारते। अभी हम लोग इस पर न्यूमेरिकल देखा जाएगा ना, इस पर न्यूमेरिकल कि घड़ी की सुई की लंबाई इतनी है, सेकंड वाले कितनी है, घंटे वाली कितनी है, मिनट वाले कितनी है, तो एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज एक्सेलरेशन बताओ। हाँ वही वाला। ओके चलो, तो पहले यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो गया, दोनों का फार्मूला याद आ गया। ये नोट करो, अंडरलाइन करो, रेड पेन से घेरो इसको, रेड पेन से घेरो। हाँ अभी रेड चाक नहीं है तो नहीं तो रेड चाक से हम घेर देते हैं, लेकिन तुम रेड पेन से घेरो। चलो घेरो जल्दी, हो गया। तो ये था एवरेज वेलोसिटी, ये था एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सीलरेशन। चलो सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन में एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे। ओके फंटास्टिक, बिंदास, मस्त। ओके चलो, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए 100%। क्या निकाल रहे हो, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सीलरेशन। कहाँ पर, P100 फिजिक्स। ओके आ जाओ, आगे बढ़ा जाए। चलो अगला पॉइंट, अब अगला पॉइंट लेते हैं। थ्योरी में भी क्या बचा हुआ है हम लोग का, हम लोग देख रहे थे थ्योरी में। हाँ आ जाओ थ्योरी में, लास्ट जो इसका था पार्ट 3, सर्कुलर मोशन का पार्ट 3 में हम लोग देखे हैं। तो हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन पूरा देख चुके थे ना, कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन कितना होता है, क्या होता है, उसमें सारी चीज़ें, क्रिटिकल वेलोसिटी वगैरह थ्योरी में हम लोग सब देखे हुए हैं, ठीक है ना। तो आ जाओ, हाँ वहीं पर कुछ बातें लास्ट में पॉइंट एक हम लोग देख रहे थे। चलो लास्ट में पॉइंट देख रहे थे कि सपोज करो कि यह कोई एक सिंपल पेंडुलम है, ये कोई सिंपल पेंडुलम है, ठीक है ना। और ये इसका 3 पॉइंट था, L पॉइंट, P पॉइंट और ये था H पॉइंट। यहाँ वेलोसिटी क्या थी, यहाँ पे वेलोसिटी ये थी, और ये वेलोसिटी की थी VL, ये था VH, वो था VP, पढ़ चुके हैं हम लोग। तो किस पॉइंट पर टेंशन की बात, लास्ट टॉपिक में आया था टेंशन हम लोग निकाल रहे थे, तो लास्ट पॉइंट पर यहाँ पर टेंशन हम निकाले थे इसका ना। चलिए बोलिए फटाफट बोलो, यहाँ पे टेंशन किधर है, ऊपर, नीचे क्या है mg, टेंशन ऊपर नीचे mg। तो यहाँ और वेलोसिटी है VL, मिनिमम वेलोसिटी यहाँ की है, VL क्या है, मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी। तो VL की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, VL की मिनिमम वैल्यू हर हाल में होनी चाहिए √5 Rg से ज़्यादा। यदि 5 Rg से ज़्यादा, 5 Rg पर तो टेंशन जीरो हो जाएगा। 5 Rg पर देखो, यदि यह रहेगा VL का मान इक्वल टू 5 Rg, तो टेंशन यहाँ पर जीरो, यहाँ पे टेंशन जीरो हो जाएगा। और जब जीरो हो जाएगा तो बॉडी पैराबोला बनाते हुए जा करके ग्राउंड पे गिर जाएगी, नीचे गिर जाएगी, यानी कि सर्कुलर मोशन नहीं होगा। तो सर्कुलर मोशन कंटिन्यू होता रहे, सर्कुलर मोशन कंटिन्यू होता रहे, इसके लिए क्या चाहिए आपको, तो सर्कुलर मोशन कंटिन्यू होता रहे, तो इसलिए VL का मान √5 Rg से ज़्यादा चाहिए। तो VP का मान कितना चाहिए, √3 Rg से ज़्यादा चाहिए। और VH की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो VH की वैल्यू √Rg से ज़्यादा चाहिए, चाहिए ना। हाँ ओके ठीक। चलो अब क्वेश्चन ये था कि यहाँ पे टेंशन कितना होगा, कितना होगा। तो लास्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ रहे थे, वहाँ पर हमने आंसर दिया था उसका। तो टेंशन यदि यहाँ पर निकालोगे ना, तो देखो यहाँ पे T, तो T माइनस mg बराबर क्या, mVL² अपॉन क्या, मान लो कि रेडियस सभी r ले लिया जाए, रस्सी की लंबाई r बराबर l है ना, r बराबर l है मान लो। तो T माइनस mg बराबर mv² बाई r, मीन्स कि T इक्वल टू कितना हुआ, mg प्लस mVL² अपॉन r हुआ। अब देखो T बराबर क्या हुआ, mg प्लस यहाँ m, और ये क्या है √5 Rg है ना, तो स्क्वायर करोगे तो 5 Rg हो जाएगा, और अपॉन r, r से r कैंसिल। तो T बराबर कितना हुआ, T बराबर कितना हुआ 6 mg। तो ये मैं लास्ट
इसमें पार्ट 3 के लास्ट में हमने प्रूफ किया था इसको। तो T इक्वल टू 6 mg तो आ गया। अब वहाँ पर ये बात ये थी कि आपके सामने ऑप्शन है कि इस पॉइंट का टेंशन हमेशा 6 mg होगा, पहला ऑप्शन। दूसरा, हमेशा 6 mg से ज़्यादा होगा। तीसरा ऑप्शन, 6 mg से ज़्यादा या 6 mg के बराबर होगा। और चौथा ऑप्शन, 6 mg से कम होगा। किस वजह से मारना है? देखो भाई, अभी अभी जो VL का मान आपने रखा है 5 Rg रखा है ना, √5 Rg रखा है ना वैल्यू, उसका स्क्वायर किए तो 5 Rg आया है। तो यह मिनिमम वैल्यू है ना, इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन, यह मिनिमम टेंशन है और इस टेंशन पर ऊपर का टेंशन 0 हो गया है, 0 हो गया है। तो यह मिनिमम वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि टू कंटिन्यू सर्कुलर मोशन कंटिन्यू रहे, इसके लिए इस पॉइंट L पॉइंट की वैल्यू हमेशा ही, तो लिखे पॉइंट कि TL का मान हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन 6 mg। हो गया? क्या लिखा? TL की वैल्यू हमेशा 6 mg से ज़्यादा होगी, अवश्य ज़्यादा होगी। 6 mg से ज़्यादा होना है इसको, TL की वैल्यू, यानी टेंशन, इस पॉइंट पर टेंशन 6 mg से हमेशा ज़्यादा ही रहेगा, तभी सर्कुलर मोशन होगा। 6 mg पर क्या होगा? तो 6 mg पर स्विच कर जाएगा, सर्कुलर मोशन बंद हो जाएगा। श्योर? ग्रेटर पे निशान मारना है, ग्रेटर एंड इक्वल पे नहीं, ग्रेटर पे निशान मारना है हमेशा। ठीक ठीक ऐसे ही P पॉइंट पर टेंशन हमेशा कितना रहेगा? P पॉइंट पर टेंशन हमेशा √ यहाँ पे आएगा क्या? 3 Rg आ जाएगा। तो 3 Rg से ज़्यादा होना चाहिए, 3 Rg से ज़्यादा होना चाहिए। ओके, अब जा देखिए भाई, अब जा देखो, तो यहाँ पर 3 Rg से ज़्यादा चाहिए, तो यहाँ पे कितना चाहिए? चलिए, तो TH पॉइंट का टेंशन हमेशा कितना होगा? हमेशा mg से ज़्यादा होगा। देखो, तो ये वैल्यू चाहिए हमको डिफरेंट पॉइंट पर टेंशन का। ये होने पर क्या होगा? ऐसा होने पर कंटिन्यू सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन सीज नहीं करेगा, यानी टेंशन 0 नहीं होगा, सर्कुलर मोशन सीज नहीं करेगा, कंटिन्यू सर्कुलर मोशन होता रहेगा। क्लियर? आ जाओ, अब जैसा देखिएगा कुछ पॉइंट, यहाँ का मिनिमम टेंशन जब होता है 6 mg, यहाँ का जब मिनिमम टेंशन होता है 6 mg, तो यहाँ का टेंशन कितना होता है? mg, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में डिफरेंस कितने का है? इस पॉइंट में यदि मैं कहूँ कि यहाँ पर टेंशन है x mg, यहाँ पर टेंशन है x mg, तो यहाँ के टेंशन में कितने का डिफरेंस है? यहाँ है 6। देखिए, ध्यान देना, जब यहाँ है 6 तो यहाँ है 1, यानी कि 5 mg का डिफरेंस है कि नहीं? 5 mg का डिफरेंस है। अब जरा देखिए, अब आपसे क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए तो आप आंसर कैसे देंगे? मैजिकल प्रोसेस देखिए, मैजिकल प्रोसेस, कितने का डिफरेंस है टेंशन में? कितने का डिफरेंस? देखिए, यहाँ पर कितना आया? यहाँ पर इस पॉइंट पर कितना है? 6 mg है ना, यहाँ पर टेंशन, यहाँ mg है 6 mg। ओके, तो यहाँ पर कितना आया है? तो आपको यहाँ मिला है कि ना mg, है ना टेंशन, तो यहाँ है 6, तो यहाँ है mg, कितने का डिफरेंस? 5 mg। तो डेल्टा देख रहे हैं, डेल्टा T बराबर कितने का है? 5 mg। तो मैं यदि आपसे कहूँ कि यहाँ पर टॉप पॉइंट पर टेंशन है x mg, लेट टेंशन एट टॉप पॉइंट, टेंशन एट टॉप पॉइंट इक्वल टू x mg, तो TL की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितने का डिफरेंस है? 5 mg का डिफरेंस है ना। बस तुरंत क्या करिए, x + 5 x mg, हाँ ऐसे कर दीजिए, चलिए ठीक है, x + 5 mg कर दीजिए। ओके, क्लियर? x mg यदि ऊपर है टेंशन, यदि ऊपर है 6 x mg, तो उसमें 5 mg जोड़ दीजिए, टेंशन यहाँ निकल जाएगा। और इसमें से 2 mg माइनस कर दीजिए तो टेंशन यहाँ का निकल जाएगा। यहाँ का मालूम है, यहाँ 5, यहाँ है 3, 2 का डिफरेंस होता है हमेशा। तो जितना भी यहाँ भी कुछ रहे, जितना टेंशन यहाँ पर रहेगा, अब मान लीजिए कि यहाँ पर टेंशन है y mg,
यहाँ पर टेंशन है वाई एम जी, उसमें 2 जोड़ दीजिएगा, यहाँ का निकल जाएगा। क्या यहाँ का हो जाएगा तब? y प्लस 2mg। ओके, यदि यहाँ y है तो यहाँ y प्लस 2 हो जाएगा। यदि यहाँ पर कितना है mg, यहाँ पर xmg है तो यहाँ पर कितना निकल जाएगा? x प्लस 5mg। ओके, फैंटास्टिक कंसेप्ट ऑफ द टेंशन। चलिए अब अगला पॉइंट, हाँ नेक्स्ट पॉइंट अब देखा जाए क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट, अब नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग जैसा थ्योरी पहले पूरा कर लें और तब चलते हैं न्यूमेरिकल पर। ओके, आइए तब फिर चलते हैं न्यूमेरिकल पर। हाँ, थ्योरी में भी क्या है हम लोग का, तो थ्योरी में बहुत ही यह फैंटास्टिक हम लोग का पार्ट कौन सा? सर्कुलर मोशन पार्ट 4। चलिए ओके, आ जाओ। हाँ, अब हम लोग का बचा था थ्योरी में वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो चुका ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन तो हो चुका है, ये हम लोग सब डिस्कस कर चुके हैं। अब आ जाइए ले लेते हैं एंगल, नेक्स्ट हेडिंग एंगल ऑफ बैंकिंग, पहले पूरा कर दें। एंगल ऑफ बैंकिंग क्या होता है, तो बहुत ही आगे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेने वाला हूँ ना, तो एंगल ऑफ बैंकिंग पहले पढ़ लेता हूँ तब फिर आगे बढ़ा जाए। इसको पढ़ लिया जाए पहले। एंगल ऑफ बैंकिंग होता ही क्या है, तो एक लाइन डिफिनीशन लिखिए उसका, फर्स्ट क्लास का डिफिनीशन लिखिए। ए स्मॉल एंगल with vertical, a small angle with vertical to get required centripetal force, a small angle with vertical to get required centripetal force is called angle of बैंकिंग ना। जानते हो क्या, जानते हो कि कहीं पर भी एक भी मिलीमीटर का लाखवां हिस्सा, 100वां हिस्सा, 50वां हिस्सा कुछ भी बिना सेंट्रीपिटल फोर्स का नहीं हो सकता। और क्या, और सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए रियल फोर्स, यू नो वेल। सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्कुलर मोशन, यह सर्कुलर मोशन की जरूरत है। हाँ, और यह जरूरत कहाँ से पूरी होती है? यह जरूरत होती है बाहरी सोर्स से पूरी होती है। कैसे? कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो कि अभी एक रस्सी ले लिया, उसमें पत्थर बांध दिया जाए, जस्ट रिवॉल्व में अराउंड द हेड, ऐसे ही घुमा रहा हूँ इस तरह से, तो रस्सी का जो टेंशन हम दे रहे हैं, फिंगर से जो टाइट कर रहे हैं रस्सी को, तो रस्सी का टेंशन ना, जो हम टाइट कर रहे हैं रस्सी का टेंशन ही उसको सेंटीमीटर फोर्स दे रहा है। मून पृथ्वी के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। कब से? फ्रॉम द बिग बैंग थियरी ना, महाविस्फोट का सिद्धांत, यानी कि जब से सोलर सिस्टम का जन्म हुआ तभी से वह पृथ्वी के चारों तरफ ना, चंदा मामा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। उनको कौन दे रहा है? डीजल पेट्रोल एनर्जी उनको दे रहा है। पावर कहाँ से पा रहे हो? सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, तो कहाँ से मिल रहा है? जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स कभी कोई वर्क करता ही नहीं, वह केवल डायरेक्शन को चेंज करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स नेवर वर्क, एंड सो सेंट्रीपिटल फोर्स डज नॉट रिक्वायर एनी टाइप ऑफ द फ्यूल और द एनर्जी और द पावर, कोई जरूरत उसको होती ही नहीं। ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए रियल फोर्स, दिस इज द रिक्वायरमेंट। अभी कहाँ से पूरा होगा? कोई दूसरा देने वाला। अब चंदा मामा को कौन दे रहा है? तो पृथ्वी और चंदा मामा के बीच में लगने वाला क्या? गुरुत्वाकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से चारों तरफ घूम रहा है, तो कौन दे रहा है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स घूमने के लिए? तो कहाँ से मिल रहा है? तो कूलॉम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स एंड द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। क्लियर? पक्का? पृथ्वी सन के चारों तरफ घूम रही है, तो कहाँ से मिल रहा है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स? कहाँ से मिल रहा है? तो सन और अर्थ के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
बिटवीन द अर्थ एंड सन प्रोवाइड्स रिक्वायर सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, चलो, तो अब एंगल ऑफ बैंकिंग में इसकी क्या ज़रूरत है? तो अब होता क्या है, चलिए, अब जैसे मान लो कि कोई बाइक सवार है, तो पहले तो थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर कर लो नॉर्मल फोर्स का, क्योंकि यहाँ पर सर्कुलर मोशन में बार बार नॉर्मल फोर्स आएगा, नॉर्मल शब्द आएगा ना, तो सबसे पहले उसका कंसेप्ट क्लियर करिए। चलो, अपनी बुक किस पे रखे हो? किस पे? बेंच पे रखे हो? ओके, बेड पे रखे हो? चलो भाई, बेड ही मान लो, बेंच मान लो, किसी मान लो। चलो, तो सपोज करो कि ये आपका कोई बेंच है या बेड है, कुछ भी है, आप इस पर अपनी एक बुक रखे हुए हो। चलो, ये क्या है? आपकी बुक। क्या है ये? हाँ, यहाँ एरो लगा दूँ क्या बेटा? ये आपकी बुक है, ये आपकी बुक है। बुक का मास m है, तो जानते हो कि हर चीज़ को पृथ्वी अपने सेंटर की तरफ खींचती है, तो इस बुक को अर्थ क्या कर रही है? अपने सेंटर की तरफ खींच रही है। हर वस्तु पर चाहे वह कितना भी छोटा से छोटा हो और चाहे वह कितना बड़ा से बड़ा हो, सब पर ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ से लगता है? तो जानते हो, ड्यू टू द थियरी ऑफ द एक्सचेंज थियरी ऑफ द फोर्स, ग्रेविटॉन के ट्रांसफर के कारण ना, ये सब पढ़ेंगे आगे हम उस चैप्टर में। चलो बेटा, तो यहाँ पर एक कौन सा फोर्स लगा हुआ है? इसको नीचे इसका वेट काम कर, जिस तुम इसको भार कहते हो, इसका वेट कहते हो, mg नीचे काम कर रहा है mg क्या कर रहा है? तुम्हारे इस बेंच को दबा रहा है, mg से फोर्स उस पर। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है कि एवरी एक्शन हैज सेम एंड अपोजिट रिएक्शन। क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज सेम एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब यह बुक इसको दबा रहा है टेबल को, तो टेबल उस पर रिएक्शन लगाएगा, यानी कि रिएक्शन बुक पर होगा और एक्शन टेबल के ऊपर हो रहा है। एक्शन किस पर हुआ? यहाँ ये एक्शन है। एक्शन किस पर हुआ है? एक्शन ऑन द टेबल पर एक्शन हुआ है। तो रिएक्शन किस पर हुआ है? बुक पर। ये क्या है? रिएक्शन कहाँ पर हुआ है? ऑन द टेबल। रिएक्शन ऑन द टेबल, ये क्या है? आर, रिएक्शन। इसी को क्या कहते हो? इसी आर कहते हो या नहीं तो एन कहते हो। नॉर्मल नाम कहाँ से आया? क्योंकि जो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, तो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट के ठीक ये हमेशा 90 डिग्री पर होता है, देखना कभी भूलने ना पाए। ओके, कभी भूलने, पूरी फिजिक्स में सब यूज होगा, कभी एक बार देख लिया जो चीज़, भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे नॉर्मल फोर्स क्या होता है? नॉर्मल फोर्स चूँकि सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, संपर्क तल के ठीक 90 डिग्री पर होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है नॉर्मल। क्या नाम पड़ा है इसका? क्या नाम? नॉर्मल। क्या? नॉर्मल फोर्स। ओके, और यह नॉर्मल फोर्स फ्रिक्शन में यही नॉर्मल की जरूरत पड़ती है, तो कहते हो कि फ्रिक्शन फोर्स एफ आर बराबर म्यू एन होता है। यो यही नॉर्मल होता है, हमेशा यही नॉर्मल होता ना। यानी कि कहीं पर भी किसी भी सरफेस पर दो वस्तुओं के बीच में जब फ्रिक्शन की बात करोगे, फ्रिक्शन ये बताऊंगा यहाँ पर, तो ये म्यू को क्या बोलते हो? फ्रिक्शन कोफिशिएंट। म्यू को क्या बोलते हो? फ्रिक्शन कोफिशिएंट। और ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू क्या बनी रहती है? कांस्टेंट। तो फ्रिक्शन किस बात पर डिपेंड करता है? नॉर्मल, यानी कि फ्रिक्शन प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल एन। फ्रिक्शन किससे प्रोपोर्शनल होता है? नॉर्मल। अभी यहाँ पर आएगा फ्रिक्शन, वहाँ पढ़ा जाएगा, इसके बाद आने वाला है चैप्टर फ्रिक्शन, दमदार, वहाँ पे पढ़ना, फ्रिक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो एफ आर प्रोपोर्शनल टू एन। ओके, चलो, तो जब भी कहीं पर फ्रिक्शन बढ़ाना होता है तो किसको बढ़ाने की जरूरत पड़ती है? क्या कहीं पर किसी भी टायर और रोड, मान लो कि गाड़ी का टायर है और रोड है, तो टायर और रोड के बीच के फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हो? जल्दी बोलो। तो टायर और रोड के बीच का जो फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन इज द नेचर ऑफ द सरफेस। फ्रिक्शन इज द नेचर ऑफ द सरफेस। बोलो, फिर से बोलो, फ्रिक्शन इज द नेचर ऑफ द सरफेस। कैसे बढ़ा सकते हो? बढ़ा सकते हो यदि रोड की घिसाई कर दो ना, घिसाई कर दो रोड की, है कि नहीं, थोड़ा सा खुरदुरा हो जाए तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। स्मूथ कर दो एकदम से, पूरा मार्बल की तरह से, ग्रेनाइट की तरह से पूरा स्मूथ कर दो तो फ्रिक्शन घट जाएगा, है ना, फ्रिक्शन घट जाएगा। तो वहाँ पर क्या घटेगा? म्यू की वैल्यू घटेगी। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। घिसाई कर दोगे तो कम हो जाएगा, खुरदुरा बना दोगे तो फ्रिक्शन म्यू का मान बढ़ जाएगा। जैसे मान लो, लेकिन अब न मान लो कि तुमको उसको स्मूथ बनाना है और न ही तुम उसको खुरदुरा बना रहे हो, जो है वो है, तो जो है वो है, तो जो फ्रिक्शन है वो है, जो फ्रिक्शन जो है वो है,
इसीलिए फ्रिक्शन की वैल्यू, रोड जब एक बार बन जाता है तो फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है। लेकिन यदि उस पर घिसाई कर दें, यानी कि इधर स्मूथ कर दें, चमका दें उसको एकदम प्लेन, तो फ्रिक्शन घट जाएगा। और यदि घिसाई कर दो, थोड़ा सा खुरदुरा बना दो ना, उबड़ खाबड़, तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। ओके। अब जैसे मान लो कि हमारा रूम है, ये टाइल्स लगी हुई है जैसे मान लो, तो अब एक बार बाथरूम की टाइल्स जो लग गई है ना, तो लग गई, अब उसको यदि, तो वहाँ पर जैसे मान लो वाटर वगैरह गिरा हुआ है, तो जब हम लोग चलते हैं तो थोड़ा पैर को थोड़ा सा दबाते हो ना। बरसात और साथ में चलते हो तो क्या करते हो, थोड़ा अंगूठे को दबा के चलते हो, तुम नहीं चलते हो ना, हाँ दबाते हो ना। ओके, तो फ्रिक्शन को थोड़ा सा क्या करते हैं हम लोग, पैर को दबाते हैं। पैर को दबाने से क्या हो जाता है, क्योंकि भाई हम नेचर तो वहाँ बदल नहीं सकते, फ्रिक्शन पानी की वजह से फ्रिक्शन कम हो गया है, तो फ्रिक्शन कम हो गया तो हमको चलने की जितनी ज़रूरत फ्रिक्शन की है, तो हम पैर को दबाएंगे। पैर को दबाओगे तो क्या होगा, ओके देखो दबा दिया, तो दबाया तो नॉर्मल बढ़ गया, देखो नॉर्मल है यह, तो दबाया तो नॉर्मल बढ़ा, नॉर्मल बढ़ा तो फ्रिक्शन बढ़ा। यानी कि क्या हुआ वहाँ पर, फ्रिक्शन पानी की वजह से या कीचड़ की वजह से या कुछ ऑयली वगैरह सरफेस है उसकी वजह से ना, ये दब गया है, मीन्स फ्रिक्शन कम हो गया है। तो फ्रिक्शन कम हो गया तो बढ़ाया कैसे हमने, तब चलते समय पैर को थोड़ा दबा देंगे, तो पैर को दबाओगे तो नॉर्मल बढ़ेगा तो फ्रिक्शन बराबर एफ आर बराबर म्यू एन, तो बढ़ेगा। ये बातें हम अभी फ्रिक्शन एपिसोड में ना वहाँ खूब बिंदास पढ़ा जाएगा। चलो, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी ज़रूरत थी, क्योंकि यहाँ पर जानते हो सर्कुलर मोशन में फ्रिक्शन की आवश्यकता पड़ती है, तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया हूँ केवल बस तुमको यहाँ पर। चलो ओके, टॉपिक क्या है हम लोगों का, टॉपिक हम लोग का एंगल ऑफ द बैंकिंग। दिस इज अ वेरी फैंटास्टिक टॉपिक। तो टॉपिक इज द एंगल ऑफ द बैंकिंग, व्हाट इज हैपनिंग हियर, व्हाट इज हैपनिंग हियर, क्या हो रहा है यहाँ पे। चलो, एम जी डाउनवर्ड, नॉर्मल ऊपर लगा, तो दिस इज द नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल क्या है, तो कहाँ पर यूज़ करते हो, तो देख रहे हो सब कुछ यहाँ पर हो गया। चलो अब आ जाओ, अब हम लोग का टॉपिक है एंगल ऑफ द बैंकिंग। तो ये होता क्या है, अब जानते हो कि बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के एक भी मिलीमीटर का लाखवां हिस्सा भी कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन नहीं कर सकती। और यह जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, यह रियल फोर्स होता नहीं है, कहीं बाहर से मिलना होता है। और वो कौन देगा, जो रेडियस पर होगा, सेंटर के तरफ होगा। यदि मान लो कि दो फोर्स हैं, रेडियस पर सेंटर की तरफ, तो दोनों मिल करके देंगे। यदि उसमें से एक विरोध में है, रेडियस के आउटवर्ड है, सेंटर के बियॉन्ड है, आउटवर्ड रेडियस पर ही है, लेकिन तो अपोजिट डायरेक्शन में है, सेंटर के अपोजिट डायरेक्शन में बाहर की तरफ है, तो वह माइनस करेगा, वह क्या करेगा ना कि जो फोर्स देने वाला है उसको भी कम कर देगा। तो यदि दो फोर्स सेंटर की तरफ रेडियस पर हैं तो मिल के देंगे, अपोजिट में है तो उनका डिफरेंस देगा। क्लियर, पक्का। तो क्या देखना होगा हमेशा, तब देखना होगा हमेशा कि रेडियस पर कोई फोर्स है कि नहीं, कोई रेडियस पर कोई फोर्स उपलब्ध है कि नहीं देने वाला, ये देखना होगा। क्लियर, चलो आ जाओ। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कि अब सपोज करो कि अभी एंगल ऑफ बैंकिंग ना, तो एंगल ऑफ बैंकिंग क्या है, बार फिर से बोल दो, तो एंगल ऑफ बैंकिंग क्या है भाई, स्मॉल एंगल विथ वर्टिकल ना, वर्टिकल से ही नापते हैं और कोई रीजन नहीं है, बस ये परंपरा सी है कि डेफिनेशन दे दिया गया कि क्या है। तो स्मॉल एंगल विथ द वर्टिकल टू गेट रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स। तो एंगल से कैसे रिक्वायर्ड सेंटीमीटर फोर्स मिल जाएगा, है ना। चलो आओ देखते हैं। सपोज करिए यह एक रोड है, क्या रोड है, सर्कुलर मोड, सर्कुलर टर्निंग मोड है। चलो बाइक ले लो अपनी, बाइक या साइकिल जो भी है तुम्हारे पास ले लिया। पहले भी 2 व्हीलर लेना, बाद में 4 व्हीलर, IIT में आ जाने के बाद में, और इसमें जो इसमें नीट में डॉक्टर बन जाने के बाद में 4 व्हीलर। नहीं अभी यहाँ दोनों आ रहेगा वाला, हाँ परसा मत, दोनों भी आ जाना है। चलो बोलो, बाइक ले लिया, या चलाओ, इसमें चलाओ भाई, साइकिल लो चलाओ, हाँ मोड़ पे चलाओ, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहे हो। चलो देखना आप, तो ये है कोई बाइक सवार, देखो स्पेशल बाइक है इसकी, ये कोई बाइक सवार फर्स्ट क्लास से बैठा हुआ बाइक सवार है, जा रहा है सीधे, किससे जा रहा है, वी स्पीड से जा रहा है। चलो अब जैसे मान लो, हाँ अब यहाँ ध्यान क्या देना है, ये है रोड, देखना ये रोड है,
और तुम ये बाइक है, ये चाक पे जगह तुम मान लो कि ना, ये देखो ऐसे देखो, देखो तो अब ये सपोज करो कि ये तुम मोड़ है, रोड है, और रोड पर सीधा वर्टिकल बैठे हुए हो, वर्टिकल से कुछ झुके नहीं हो, अब मोड़ है, बाइक चलाओ। अरे बाइक चलाओ, अब बिल्कुल झुको मत, तो जानते हो क्या होगा, झुके नहीं ना हो, चलो आ जाओ, नहीं झुके, देखो क्या हो रहा है, mg होगा, सीधा नीचे काम कर रहा है, सीधा नीचे। अरे भाई ऐसे सीधा एकदम वर्टिकल हो बाइक सहित, तो तुम्हारा mg सीधा नीचे काम कर रहा है, डाउनवर्ड। और mg काम कर रहा है डाउनवर्ड, तो ऊपर क्या काम करेगा, हाँ बोल दो जल्दी फटाफट। नॉर्मल सीधा ऊपर, कोई फोर्स इधर है सेंटर की तरफ, कोई फोर्स है नहीं, FC देने वाला कोई है, कोई नहीं है, FC बराबर 0 हो गया। मुड़ पाओगे, नहीं, पक्का नहीं मुड़ पाओगे, करके देख लो, चाहो तो करके देख लेना। क्या करना, कहीं मोड़ हो, हाँ देख लेना आगे पीछे में तो कोई गाड़ी उड़ी ना आ रही, बचा के करना, बचा के करना। साइकिल लेना, न्यूटन देखे थे ना, उनका फोटो है न्यूटन का, साइकिल चला के देखते थे कि FC कैसे लग रहा है, तो तुम भी देख लो, हाँ न्यूटन बनो, क्या दिक्कत है। ओके चलो, मोड़ पर मैं देख चुका हूँ, मैं देख चुका, हमको नहीं, हम नहीं करेंगे, तुम कर को देखना। हाँ चलो देखो, मोड़ है ना, मोड़ पर चलो बाइक लो, और बिल्कुल वर्टिकल से थोड़ा भी नीचे मत आओ, और उसी कांस्टेंट स्पीड से चलते रहो, देखो क्या होता है, बाद में बताना हमको क्या हुआ। ओके चलो, क्या होगा जानते हो, FC है ही नहीं, तो बाइक यदि थोड़ा भी वर्टिकल से ना झुके तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहीं से मिलेगा ही नहीं, और जब मिलेगा ही नहीं तो जानते हो क्या होगा, बाइक लिए दिए पलट जाओगे, स्कीडिंग बाहर की तरफ चली जाएगी ना। चलो तो होगा क्या कि FC, तो मीन्स कि मोशन इज नॉट पॉसिबल, मोशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, तब होता क्यों, क्योंकि कोई फोर्स इधर मिलता नहीं है। लेकिन अब जानते हो क्या हुआ, अब चलो देखना, अब देखो क्या हुआ, यही बाइक वाला यदि अपने आप को थोड़ा सा ना, अपनी बाइक को तिरछा कर लिया, तब क्या हुआ देखो ना, मान लो ये इसकी बाइक है, थोड़ा सा अपने आप को तिरछा कर लिया वर्टिकल से ना, ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन से थोड़ा सा अपने आप को तिरछा कर लिया, तो देख रहे हो स्मॉल एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो एक चीज़ और है, अब टायर जब वो तिरछा हुआ होगा, थोड़ा सा तिरछा हुआ होगा ना मोड़ पर, थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा तिरछा हुआ, हाँ नहीं दिख रहा है, अरे थोड़ा सा देखिए, सीधा वर्टिकल है, थोड़ा ऐसे कर लो या इतना ही कर लो, हाँ समझाने की थोड़ा ज़्यादा कर ले, वर्टिकल से थोड़ा सा तिरछा हुआ, तो थोड़ा तिरछा हुआ, तो उसका जो टायर जो अर्थ के कांटेक्ट में रोड पर जो सटा हुआ है, टच में है, वो भी थोड़ा तिरछा होगा, टायर भी तिरछा होगा ना, कॉन्टैक्ट सरफेस तिरछा होगा, क्योंकि नॉर्मल हमेशा कॉन्टैक्ट सरफेस से परपेंडिकुलर ही होता है, तो ये थोड़ा सा तिरछा होगा। अच्छा थोड़ा सा तिरछा हुआ तो ये क्या बना, नॉर्मल n, और ये थीटा था ना, तो ये क्या बन गया, n cos थीटा, और तुरंत देखो एक कंपोनेंट यहाँ मिल गया, इसको अभी तक कुछ नहीं था इधर यहाँ पर, अब मिल गया क्या, n sin थीटा, देख रहे हो मिल गया, थोड़ा सा तिरछा होते ही मिल जाला। तो ये जो तिरछा हुआ है ना, इसी का नाम है क्या, इसी को कहते हो ना एंगल ऑफ बैंकिंग। एंगल ऑफ बैंकिंग मीन्स ऊर्ध्वाधर से थोड़ा सा झुकाव कोण, पक्का। हाँ अब ये सेंटर, अब हमको क्या देखो, अब एक फोर्स अवेलेबल हो गया, आज जानते हो कि यहाँ हमको FC की ज़रूरत होती है, तो FC देने वाला कौन हो गया, तो अब देखिए n sin थीटा क्या देगा, FC मीन्स क्या कि n sin थीटा बराबर ना, FC जानते ही हो कितना होता है, m²/r, जहाँ पे r क्या था, r रेडियस था, मीन्स यहाँ कहीं लिख दें कि r रेडियस था, ठीक। अच्छा, और इसका पूरे साइकिल का वेट तो सीधा नीचे काम ही करेगा, तो सीधा mg नीचे काम ही कर रहा है। अब n cos थीटा किसको बैलेंस किए हुए हैं, mg को, तो अब देखो n cos थीटा बराबर mg, तो अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, एक और ये 2 नंबर हो गया, दोनों को डिवाइड कर दो, तो n sin थीटा अपॉन n cos थीटा बराबर mv² बाई r इंटू mg,
एम से एम हटा दो, एन से एन हटाओ, tan थीटा बराबर क्या पाए हो, v²/rg। फैंटास्टिक, ओके, दिस इज द आंसर। तो मिला क्या आपको, एंगल ऑफ बैंकिंग पा गए tan थीटा बराबर v²/rg, या थीटा बराबर क्या, tan इनवर्स v²/rg। दिस इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके, फैंटास्टिक। चलो, तो एंगल ऑफ बैंकिंग हो गया, एंगल ऑफ बैंकिंग देखना। तो एंगल ऑफ बैंकिंग ओके पा गए आप। तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v²/rg। दिस इज द एंगल ऑफ द बैंकिंग। एंगल ऑफ बैंकिंग मीन्स ऊर्ध्वाधर से थोड़ा सा झुकाव। क्या करने के लिए, क्यों झुका साइक्लिस्ट, कोई भी टू व्हीलर, किसका केस हम लिए हुए हैं, टू व्हीलर ना, टू व्हीलर। तो ये केस किसके लिए बना, टू व्हीलर के लिए बना, टू व्हीलर के लिए बना। ऊर्ध्वाधर से थोड़ा सा झुक गया, उसी को कहते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। क्या करने के लिए झुका, आवश्यक अभिकेंद्र बल प्राप्त करने के लिए झुका। ओके, टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, cyclist or any two-wheeler will some inclined with the vertical, that is known as the angle of the banking. Okay, fantastic. हाँ, अब बात रही कि अब क्या बात रही, अब बात ये रही कि ये तो टू व्हीलर की बात हो, हम बोले हैं, फोर व्हीलर का क्या होगा। कहीं पर रोड बिल्कुल फ्लैट, एक समतल समान रोड है, लेकिन मोड़ है। हाँ, एक गाना नहीं है वो, सड़क पे मोड़ आया, हाँ, तो वही वाला। तो सपोज करो कि बिल्कुल एक समान फ्लैट रोड है, एक प्लेन बिल्कुल, और मोड़ आया ना, एक मोड़ है। चलो, अब तुम डॉक्टर बन चुके हो, फोर व्हीलर में बैठे हो, चलो अब चलाओ, फोर व्हीलर में चला रहे हो, क्या करोगे। हाँ, टू व्हीलर था तो टू व्हीलर में ना, टू व्हीलर में तो थोड़ा सा हल्का सा मोड़ पर अपने आप ही थोड़ा सा गाड़ी जो है मोड़ते समय थोड़ी अपने आप थोड़ा सा हल्का सा झुक गया, 5 डिग्री 6 डिग्री 10 डिग्री के अंदर ही, हाँ, उतने से ही प्राप्त हो गया, उतने से ही प्राप्त हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, मुड़ने के लिए आवश्यक फोर्स प्राप्त हो गया। चलो, अब कार में तुम बैठे हो, सपोज करो कार में हो, या ट्रक का ड्राइवर ट्रक चला रहा है और कहीं बिल्कुल ही फ्लैट रोड है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, एंगल ऑफ बैंकिंग उसको चाहिए, क्या करे, चलो बोलो जल्दी क्या करे। ट्रक का ड्राइवर है वो, 14 चक्का वाला ट्रक है, 22 चक्का वाला ट्रक है, या 6-8 चक्का वाला ट्रक है, कोई भी है, या कार है, या ट्रेन है, हाँ, ट्रेन के ड्राइवर को चाहिए एंगल ऑफ बैंकिंग, पटरी कहीं पर मोड़ पर है, चलो बोलो क्या चाहिए, क्या करेगा वो। अरे भाई, जैसे टू व्हीलर हल्का सा थोड़ा सा बाइक को झुका दिया है तो टायर थोड़ा सा तिरछा हुआ है, तो क्या मिल गया उसको, क्या मिल गया है, रिक्वायर्ड जितना ज़रूरत थी उतना सेंट्रीपिटल फोर्स मिल गया है। तो क्या ट्रक का ड्राइवर भी अपने को थोड़ा सा सीट पर थोड़ा झुका दे तो मिल जाएगा क्या सोच रहे हो, मिल जाएगा। अरे वो झुकाने की तो बात है, छोड़ो, वह पूरा 90 डिग्री जैसे लेट जाए सीट पर तब भी कुछ नहीं होने वाला है। क्यों, क्योंकि उसके लेटने से जो टायर उसके संपर्क में है रोड पर, उस पर ट्रक पर कोई प्रभाव पड़ेगा, वो थोड़ा सा उसके थोड़ा सा झुकने से कुछ प्रभाव पड़ेगा वहाँ पर। और ट्रेन के विषय में क्या सोच रहे हो, ट्रेन का ड्राइवर थोड़ा सा अपने को झुका ले तो एंगल ऑफ बैंकिंग पा जाएगा, पूरी ट्रेन है उसके थोड़ा सा झुकने से पूरी ट्रेन का कॉन्टैक्ट सरफेस थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। अरे भाई नहीं ना, ओके। हाँ, तब क्या होता है, तो टू व्हीलर के लिए तो बहुत आसान है, साइकिलिस्ट के लिए बहुत आसान है, बाइक चलाने वालों को बहुत आसान है कि कहीं पर रोड चाहे इंक्लिनेशन हो रोड में बना हुआ पहले से, चाहे ना हो, हल्का सा मोड़ पर हल्का सा 5 डिग्री 2 डिग्री 4 डिग्री 10 डिग्री भी यदि झुक गया तो उसको प्राप्त हो जाना है एंगल ऑफ बैंकिंग।
लेकिन फोर व्हीलर के केस में क्या होता है, तो फोर व्हीलर के केस में ये संभव नहीं है। तो फॉर फोर व्हीलर यानी कि फोर व्हीलर मीन्स ड्राइवर ऑफ द फोर व्हीलर कैन नॉट गेट एंगल ऑफ बैंकिंग बाय द इंक्लिनेशन इटसेल्फ। वह खुद अपने को झुका करके वह चाहे कि एंगल ऑफ बैंकिंग मिल जाए तो नहीं मिलेगा। तो उसके लिए रोड में ही एंगल ऑफ बैंकिंग बनाया जाता है। हाँ, अब देखना कभी जो 4 लेन होती है ना, बड़ी नहीं हुई है चौड़ी वाली सड़कें, जहाँ पर भी मोड़ होगा देखना कि जो निचाट एरिया में, ड्रॉट प्रोन एरिया में जो होती है ना रोड होती है, बनी होती हैं, जहाँ पर गाड़ियाँ स्पीड से चलती हैं, यहाँ पर गाड़ियाँ स्पीड से चलती हैं, तो वहाँ पर देखना कि कहीं पर भी मोड़ होगा तो देखोगे कि जिधर मोड़ होता है यानी कि जिधर सेंटर होता है, सेंटर की तरफ ढाल होता है, और आउटर एज यानी कि रोड का जो बाहरी किनारा होता है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है, यानी कुछ ऊपर उठा होता है। रोड स्लोप ऐसे बनाते हैं, उसमें tan थीटा बनाते हैं, रोड में ही tan थीटा बना होता है ना। बनाते समय अंदर की साइड में कुछ इनर सरफेस कुछ नीचे और आउटर सरफेस कुछ ऊपर बना होता है। तो वहाँ पर झुक करके नहीं प्राप्त करने की ज़रूरत पड़ी। ट्रक वाले के लिए, कार वाले के लिए, किसी भी फोर व्हीलर के लिए वह ऑटोमेटिक रोड में ही बना हुआ है मोड़ पर। तो उसका फ़ायदा हम लोग भी उठाते हैं, बाइक वाले भी उठा लेते हैं। तो बाइक से भी चल रहे हैं तभी उसका फ़ायदा मिल जाता है ऑटोमेटिकली, और झुकने पड़ता नहीं है, तब कोई एहसास ही नहीं होता है, आपको पता ही नहीं चलता है कि फिजिक्स क्या होती है। ओके, लेकिन फिलहाल अब आ जाओ तो एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर द फोर व्हीलर टॉपिक। एंगल ऑफ, ये तो था टू व्हीलर का आंसर आ गया, और अब एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर द फोर व्हीलर। चलिए, तो एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर फोर व्हीलर के लिए आइए जब देखा जाए कि फोर व्हीलर के लिए क्या होगा। तो लिख दीजिए हेडिंग कि एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर फोर व्हीलर। एंगल ऑफ बैंकिंग फॉर फोर व्हीलर। ओके, वही रोड लेकिन अब बाहरी किनारा कुछ ऊंचा, इनर का किनारा कुछ नीचे चला। तो बाहरी किनारे कुछ ऊंचा बनाओ, इस नीचे रहने दो, इसे उठाओ ऊपर, ब्लैक बोर्ड पर उठाओ ऐसे। हाँ, तो उधर मिट्टी उट्टी ज़्यादा पड़ेगी, कंकड़ पत्थर, हाँ सीमेंट वगैरह ज़्यादा लगेगा, तो ऊंचा हो जाएगा बाहर वाला। चलो, तो मैं बना दूँ यहाँ पे। चलो, बाहर वाला किनारा थोड़ा ऊंचा, अंदर वाला थोड़ा नीचा। देखो, ये हुआ हाइट एच, यानी कि दोनों सरफेस के बीच में इतना। और ये क्या है, ये अंदर का पोर्शन है, गिट्टी मिट्टी, हाँ गिट्टी वगैरह सब पड़ा हुआ, और ये एंगल है थीटा। ओके, फैंटास्टिक, दिस इज द रोड। अब तुम्हारी फोर व्हीलर कहाँ पर है, तो ये है तुम्हारे, देख रहे हैं फोर व्हीलर ऐसे होगी, है ना, ये है फोर व्हीलर अपनी। ओके, ऐसे जा रहे, पीछे से देख रहे हो तुम, ऑटोमेटिकली देख रहे हो कि थोड़ा सा तिरछा होगा, नॉर्मल देख रहे हो यार अपने आप। नॉर्मल कॉन्टैक्ट सरफेस ये है तो नॉर्मल ये लगा सीधा। थीटा ये है तो जानते हो कि थीटा डायग्राम ज्योमेट्री से देख रहे हो, साफ साफ थीटा ये है तो थीटा ये भी बन जाना है। ओके, फर्स्ट क्लास। और जब ये है तो यहाँ पर देखो क्या आ गया, एन कॉस थीटा। और देखिए ऑटोमेटिकली सेंटर की तरफ एक फोर्स आ गया, कौन कंपोनेंट आ गया, एन साइन थीटा। क्या मिल गया, एन साइन थीटा, एक फोर्स मिल गया। इसका पूरा वेट ट्रक का कहाँ काम कर रहा था, फोर व्हीलर का, नीचे। हो गया mg। ओके, एंड नाउ माइंड, सपोज करो कि यह रोड, यानी कि ये जो रोड है ना, रोड के बीच की चौड़ाई है d, रोड का ब्रेथ, रोड की चौड़ाई है d, और ऊंचाई है कितनी, आउटर एज इनर एज की तुलना में कितने सेंटीमीटर ऊपर है, h सेंटीमीटर या मीटर ना, पॉइंट मीटर में कुछ जो भी रहे। चलो, अब यह देखना भाई, अगेन बाय द सेम वे, एन साइन थीटा लिखो जल्दी। एन साइन थीटा क्या कर रहा है भाई, तो एन साइन थीटा इक्वल टू क्या दे रहा है, एन साइन थीटा पर्याप्त मात्रा में अब उपलब्ध हो गया ना एफ सी देने के लिए। एफ सी मीन्स क्या,
कि n साइन थीटा इक्वल टू mv² बाई रेडियस r मान लो r, पहला इक्वेशन हो गया। और इसके वेट को बैलेंस किया है n cos थीटा, सेम फार्मूला वही आएगा, n cos थीटा बराबर mg। तो 2 नंबर पे आ गया डिवाइडिंग दिस टू, तो n साइन थीटा बाई m हटा दो, n tan थीटा इक्वल टू v² बाई rg। ओके, फर्स्ट क्लास। तो tan थीटा इक्वल टू क्या मिला हम लोग को, देखें तो पा गए tan थीटा इक्वल टू v² बाई rg। मीन्स क्या मिला, तो फॉर रोड में, रोड के कंस्ट्रक्शन से यानी कि v बराबर पाए हम लोग यहाँ पे ना, पहले थीटा बराबर, तो थीटा बराबर क्या पा गए हम लोग, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स v² बाई rg। दिस इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। फैंटास्टिक। अब हाँ, अब यहाँ से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें अब शुरू हो रही हैं। यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अब शुरू हो रहे हैं। क्या, चलिए देखिए क्या होगा। क्या होगा यहाँ पर, अब जब देखो भाई, ये tan थीटा बराबर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि tan, हाँ पहले ये चीज़, अब v का मान यहाँ से बोलो कितना आया, v बराबर कितना आया, तो नंबर 1 v बराबर आया rg tan थीटा अंडर रूट rg tan थीटा। नोट करिए, अंडरलाइन करिए इसको, v का अंडर रूट rg tan थीटा लिखिए। मीन्स कि कहीं पर भी किसी भी मोड़ पर कोई भी 4 व्हीलर किस स्पीड से मैक्सिमम जा सकता था, तो इस स्पीड से जा सकता था, v इक्वल टू rg tan थीटा। थीटा कहाँ पर क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग। तो देखते होंगे कि सड़क पर जब चलते हो, 4 लेन पर जब चलते हो ना, जहाँ पे स्पीड गाड़ियाँ तेज़ी चलती हैं, अब शहर और मोहल्ले और गली में नहीं, हाँ बाहर की बात हो रही, जहाँ पर गाड़ियाँ तेज़ चलती हैं, तो वहाँ पर लिखा रहता है कि अधिकतम गति सीमा, मैक्सिमम स्पीड लिमिट लिखा रहता है ना, लिखा रहता है। तो वहाँ पर लिखा रहता है कि 40 किलोमीटर पर आवर या 30 किलोमीटर पर आवर ना लिखा रहता है। तो वहाँ वैसे ही नहीं लिखा हुआ है, वो वहाँ के फ्रिक्शन को और वहाँ के मोड़ को, वहाँ के एंगल को कैलकुलेट कर करके जो वैल्यू आती है, इसलिए वो कैलकुलेट कर करके वहाँ पर रोड वाले लिखते हैं। अभी तो जान रहे थे, वैसे लिख दिया कुछ भी नहीं। वहाँ की वैल्यू फ्रिक्शन, वहाँ का फ्रिक्शन, वहाँ का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, वहाँ का मोड़, और सबको देख करके कैलकुलेट करके वैल्यू लिखी जाती है। तो जब वही क्या होता है कि जब वही लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो पता चलता है कि दो आपस में भिड़े हुए हैं या कहीं 4 पहिया ऊपर है। ओके, चलो तो अब नंबर 2 पर देखना। फ्रिक्शन वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी कि जब बॉडी हिल डुल रही होती है, जस्ट अबाउट टू मूव, जब बॉडी मूव करने वाली होती है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं लिमिटिंग पॉइंट। और लिमिटिंग पॉइंट पर जो फ्रिक्शन होता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और उस समय जो कोफिशिएंट होता है उसको बोलते हैं लिमिटिंग कोफिशिएंट। ओके, या फ्रिक्शन कोफिशिएंट। यानी कि ये होता क्या है, तो फ्रिक्शन कोफिशिएंट यानी कि लिमिटिंग पॉइंट मीन्स कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू उस समय होता है जब बॉडी हिल डुल रही होती है। तो उस समय, ओके माइंड हियर, तो उस समय फ्रिक्शन में पढ़ोगे ये बात, म्यू बराबर होता है, उस समय म्यू बराबर tan थीटा होता है। क्या होता है उस समय, म्यू बराबर tan थीटा होता है। तो यहाँ यदि फ्रिक्शन दिया गया है कैलकुलेशन तुम्हारे न्यूमेरिकल में, तो तुम्हारा न्यूमेरिकल हो गया v बराबर अंडर रूट क्या, म्यू आर जी। दिस इज द सेकेंड फार्मूला ऑफ द फैंटास्टिक वेलोसिटी। नोट कर लिया। चलो आ जाओ, अब देखो यहाँ पर क्या क्या मैजिक है। यही सब बातें हैं ना जो फिजिक्स में तुमको टफ बना देती हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से सब तैयार होना चाहिए। चलो, दो वेलोसिटी का फार्मूला तुम्हारे पास आ गया, v इक्वल टू अंडर रूट आर जी tan थीटा और v इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी हो गया। आ जाओ नंबर 3 पे देखो। अब नंबर 3 पे देखो,
यह रोड एक बार बन गया है, रोड की ऊंचाई है h, बाहरी एज है h और यह चौड़ाई है d। तो tan थीटा की वैल्यू बोलो यहाँ से कितनी आ रही है। tan थीटा बराबर कितना हुआ यहाँ पर, देखो यहाँ पर v बाई एच लिख सकते हो ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस h अपॉन d लिख सकते हो कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। अब जा देखो भाई tan थीटा बराबर h बाई डी। अब जा देखो, अब ऊपर वाला इक्वेशन नंबर 1 में है ना, तो देखो अब v मैक्स क्या लिख सकते हो, v मैक्स बराबर क्या लिख सकते हो, देखो वहाँ उसी फार्मूले में tan थीटा का मान रख दो। तो v बराबर अंडर रूट क्या आर जी, tan थीटा के स्थान पे क्या है h बाई डी। ओके, तो एच आर जी बाई डी, एच आर जी बाई डी, देखो tan थीटा के स्थान पर यहाँ पर देखो v है ना, वेलोसिटी v, और वह tan थीटा है, tan थीटा की वैल्यू रख दी हमने। तो tan थीटा के स्थान पे क्या आया h बाई डी, h बाई डी, h बाई डी। ओके, तो ये हो गया, तो कौन सा थर्ड फार्मूला हो गया ना। अब ऐसे भी चाहते तो ऐसे भी निकाल सकते, tan थीटा के स्थान पे क्या रखते, h बाई डी रखते, और वहाँ पर tan थीटा बराबर किसके आता है v स्क्वायर बाई आर जी आता है ना, यहाँ से v की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो एच आर जी बाई क्या बाई डी, और v का है ना v बराबर अंडर रूट, यस देखो वही आया एच आर जी बाई डी। ओके क्लियर। चलो ये था कौन सा, ये था 3 नंबर, ये था 3 नंबर। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहीं पर किसी भी टर्न पर, कहीं पर भी किसी टर्निंग पर, किसी भी मोड़ पर गाड़ी का अधिकतम वेग कितना होना चाहिए, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वेलोसिटी, व्हाट शुड बी द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑन द टर्निंग। देयर आर 3 इक्वेशंस, नंबर फर्स्ट, नंबर सेकेंड एंड नंबर थर्ड फार्मूला। तीनों याद करो, लिख दिया कहीं, नोट कर लिया कहीं पर, आ जाओ। अब चौथा और पांचवा क्या है देखो। अब देखो भाई, अब 5 नंबर पे चलते हैं, चलो आ जाओ। 4 नंबर यहीं पे ले लें पहले। कभी भी यदि तुमको क्वेश्चन में दिया रहे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इतना टाइम नहीं होता है कि वहाँ पर बैठ के प्रूफ कर पाओ, एक भी लाइन प्रूफ नहीं हो सकती एग्जाम के समय में। तैयारी किसे तैयारी बोलते हैं, तैयारी मतलब कि सब कुछ जुबा पे हो, उसे तैयारी बोलते हैं। क्लियर। एग्जाम के समय में यदि नीट का पेपर देना है तो 3 घंटे में पूरी बायो, पूरी केमिस्ट्री, पूरी फिजिक्स करना कैसे हो पाएगा, सोच सकते हो। तैयारी करो, तैयारी मीन्स P100 फिजिक्स, कम ऑन। अब जा देखना, तो क्या है यहाँ पर, कि अब चौथा फार्मूला क्या है। कभी भी यदि तुमको न्यूमेरिकल में हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिया हो, लिखो कि लेट हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी गिवन in numerical, then maximum possible velocity, बोलो क्या होगा, जानते हो, लिखो जल्दी, लिखो क्या होगा। हाँ, मान लो कि कोई ट्रक है या कोई ट्रेन है, उसके पिछले दोनों पहियों के बीच की डिस्टेंस d है, सेपरेशन d है दोनों पहियों के बीच का। ओके, और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ऊंचाई h है। बोलो फार्मूला क्या होगा, लिखो। हाँ लिखिए जल्दी फटाफट, चलो तब तक हटा दें इसको। हाँ लिखो तो हमला, जल्दी लिखिए। लिख दिया, जल्दी बोलो भाई, लिखे कि नहीं? लिख दिए होंगे तो 4 नंबर मिल गया होगा ना, इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगा। कुल वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी के कुल 5 फार्मूले होते हैं, 5 इक्वेशंस होते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलो यहाँ क्या हुआ, चलो मैं लिख दूँ, आ जाओ। तो चौथा फार्मूला क्या हुआ, V मैक्स
अंडर रूट जी ना जी आर डी बाई 2h। ओके, जहाँ पर डी क्या है, सेपरेशन बिटवीन टू रियर व्हील्स, यानी कि जो दोनों पिछले पहिए हैं ना, ट्रक के दोनों पिछले पहिए हैं, ट्रेन है या कार है कुछ भी है, तो उसके दो पिछले दोनों पहिए हैं, उनके बीच की डिस्टेंस है वो क्या है, वो है डी। और एच क्या है, देखो डी क्या है, और एच क्या है, हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, फैंटास्टिक। तो 4 फार्मूला हो गए। और अब 5वां देखो, अब इसका प्रूफ ना, तो प्रूफ इसका बहुत बड़ा बेटा, एग्जाम में कभी भी प्रूफ नहीं कर पाओगे, प्रूफ नहीं चाहिए इसकी, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल में लेके इसको प्रूफ करेंगे ना, किसी एपिसोड में, अगले एपिसोड में प्रूफ करेंगे इसको, किसी एपिसोड में इसको प्रूफ किया जाएगा ना, टाइम रहेगा तो प्रूफ, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, तैयारी के लिए तैयारी। ओके, कमान। नंबर 5 ऐसे ही अब एक फार्मूला, यदि आपने कहीं पर देखो, यदि कहीं पर tan थीटा दिया हुआ था, जब एंगल ऑफ बैंकिंग थीटा दिया हुआ था, तब आपने निकाला कि v बराबर कितना होगा, RG tan थीटा। जब रोड का फ्रिक्शन दिया हुआ था, तब लिख दिया क्या, कौन सा फार्मूला लगा दिए, v मैक्स अंडर म्यू RG, v मैक्स म्यू RG लगा दिया। अब जब रोड का कंस्ट्रक्शन दिया हुआ था कि जो बाहर का रोड का जो बाहरी किनारा है वो अंदर वाले किनारे से 10 सेंटीमीटर ऊंचा उठा हुआ है या 20 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ऊंचा है, तब आपने कौन सा फार्मूला लगा दिया, RGH/D लगा दिया। और जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी की ऊंचाई दी हुई थी, ट्रक की सेंटर ऑफ ग्रेविटी की हाइट दी हुई थी, तब कौन सा फार्मूला लगा दिया, GRD/2h लगा दिया। 4 हो गए, फैंटास्टिक, चारों एक जगह। मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, फैंटास्टिक, निश्चित एक आना है, तो कैसे करोगे, तो दिस इज द पॉइंट। अब एक और सबसे इम्पॉर्टेंट 5 नंबर, जो अभी नीट 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक। तो हम लोग तो 20 साल से पढ़ा रहे हैं, हम हर साल बच्चों को तैयार करके भेजते हैं, ऑफलाइन क्लास में बच्चों को तैयार करके भेजते हैं, याद करवा के भेजते हैं। चलो, तो फिर अब देखो, तो क्या था वो कि अब यदि फ्रिक्शन भी दिया गया हो, मीन्स कि यदि न्यूमेरिकल में तुम्हारे फ्रिक्शन भी दिया गया है और एंगल ऑफ बैंकिंग दोनों दिया गया हो, तब क्या करोगे। अभी तक अकेला फ्रिक्शन निकाले हो, अकेला बैंकिंग का निकाले हो, अकेला सेंटर ऑफ ग्रेविटी का निकाले हो, और किसका निकाले हो, रोड कंस्ट्रक्शन का निकाले हो, रोड की बनावट दी गई थी। और अब क्या है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब दोनों दिया हुआ है, लेट म्यू एंड, यानी कि फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एंड थीटा क्या, बोथ गिवन, तब वी मैक्स क्या होगा, जल्दी बोल दो फटाफट, चलो लिखो, नोट करो, वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट क्या, अंडर रूट RG ब्रैकेट के अंदर म्यू प्लस tan थीटा अपान 1 माइनस म्यू tan थीटा। ओके, फैंटास्टिक, क्लियर हो गया। तो V मैक्स इक्वल टू RG, R क्या है, रेडियस ऑफ द टर्निंग, G जानते ही हो, म्यू फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, tan थीटा इज द एंगल ऑफ द बैंकिंग, 1 माइनस म्यू tan थीटा। अब इस फार्मूले से इसी से अपने चारों निकल जाएंगे, कैसे, देखो इधर, मान लो कि एंगल ऑफ बैंकिंग रोड में नहीं है, तो थीटा 0 हो गया, तो tan 0 बराबर 0 होता है, देखो यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ से हटा दो, ए भी 0 हो गया और ए भी 0, क्या बचा, म्यू, क्या आ गया, म्यू RG आ गया। हाउ मच फैंटास्टिक। अच्छा, अब यदि म्यू नहीं है, तब देखो क्या हो रहा है, और थीटा है तब क्या हो रहा है, देखो म्यू को 0 करो, ये 0 हो गया, म्यू को 0 करो, ये 0 हो गया, देखो ये 0 नीचे 0 हो गया, तो 1 माइनस 0, कुछ 1 नीचे बचा, और ये 0 हो गया, तो 0 प्लस tan थीटा क्या आ गया, RG tan थीटा, दूसरा वाला आ गया, यानी कि दोनों को मिला करके म्यू और थीटा वाला दोनों मिल जाए तो नया इक्वेशन बन जाता है। तो कुल कितने इक्वेशंस, 5, याद करो, V मैक्स के 5 समीकरण, V मैक्स के 5 इक्वेशंस होते हैं, 5 तैयार हो गया।
ओके फैंटास्टिक। तो क्या पढ़ रहे थे? एंगल ऑफ बैंकिंग। ओके P100 फिजिक्स। ओके चलो याद हो गया? 500 याद करो। नोट कर लिए हो ना? नोट कर लो जल्दी से, ना किए तो जल्दी से कर लो। हो गया बेटा? आ जाओ तो आगे बढ़ा जाए। चलो अब हटा देते हैं इसको, जल्दी से नोट करो। हाँ जल्दी से नोट करो, जल्दी से फटाफट आओ। और अब चलते हैं हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। हाँ अब क्या है इम्पॉर्टेंट पॉइंट? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट अब हम लोग का ये है कि चलो तो एंगल ऑफ बैंकिंग भी हो गया हम लोग का, हो गया ना? आ जाओ अब हम लोग लेते हैं कि नॉर्मल कहीं पर भी, अब यहाँ पर थ्योरी में तो कुछ है नहीं, सब कुछ हो गया है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह सब कुछ बता दिया हूँ, न्यूमेरिकल भी करवा दिया हूँ एक लेक्चर में, और पूरी थ्योरी यहाँ पर हो गई हम लोगों की। हाँ कुछ भी बचा होगा फिर से देखा जाएगा, कोई बात नहीं है, अभी कम से कम इसके 15 एपिसोड आएंगे। चलो ओके चलो भाई अब पॉइंट ले लिया जाए कि यूनिफॉर्म स्पीड, कहीं पर मान लो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, मान लो कहीं पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये कोई पार्टिकल है, मास m है, यहाँ पे वेलोसिटी इसकी v है, मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर। ओके यहाँ पर वेलोसिटी इसकी v है, यहाँ पर ये सेंटर, रेडियस r है। चलो फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँचा, यहाँ पर वेलोसिटी ये हो गई, तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है? v1। यहाँ पर वेलोसिटी का नाम क्या दे दूँ? v2। हो गया, रेडियस है r, मास है m। अब बताओ क्या बताओगे? चलो इसका नाम रखो a, इसका नाम रखो b। नंबर 1 लिखो, व्हाट इज चेंज इन स्पीड? व्हाट इज चेंज इन स्पीड बिटवीन पॉइंट a एंड b? बिटवीन a एंड b। आंसर बोलो, बोलो आंसर जल्दी फटाफट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन रहा है, स्पीड में अंतर कोई होगा कि नहीं है और बी के बीच में? कोई अंतर नहीं भाई, यूनिफॉर्म है, स्पीड ही तो कांस्टेंट होती, तभी तो यूनिफॉर्म बोलते हो यार। तो डेल्टा स्पीड बराबर क्या होगा? ओके चलो हाँ अब पूछना क्या था, उस पर आते हैं। चेंज इन वेलोसिटी बोलो, अब डेल्टा वेलोसिटी इन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में, जल्दी बोलिए वेलोसिटी में कुछ चेंज हुआ कि नहीं? कहाँ नहीं, जीरो चेंज है। क्यों बोलो भाई, कितना चेंज है? जीरो नहीं भाई, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना। जब यहाँ पे था तो डायरेक्शन ये था, जब यहाँ पे हुआ डायरेक्शन ये हुआ, तो देख नहीं रहे हो कितने का चेंज हुआ है? ओके 180 डिग्री का चेंज हो गया ना, 180 डिग्री का अंतर नहीं पड़ा। तो अभी अभी बताया हूँ, पीछे फार्मूला देखे थे ना, क्या देखे थे कि जब न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट होती है, जब न्यूमेरिकल वैल्यू कांस्टेंट होती है, केवल दिशा बदल रही होती है, केवल डायरेक्शन चेंज हो रहा होता है, तो चेंज कैसे निकालते थे उस समय? आ जाओ कैसे निकाले थे बोलो, फार्मूला याद है कि भूल गए? अभी अभी इसी एपिसोड में बताया हूँ, 2v साइन डेल्टा थीटा बाई 2 था ना, यही था ना। चलो बोलो कितना होगा, जल्दी बोलो फटाफट। 2v साइन डेल्टा थीटा 180, तो 180/2। ओके क्लियर? चलो अब कितना हुआ? 2v, ये क्या हुआ? साइन 90, और साइन 90 कितना हुआ? 1 हो गया। तो कितना आ गया ये? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? डेल्टा वी का मान कितना आया? तो डेल्टा वी बराबर क्या पाए? डेल्टा वी इक्वल टू 2v। ओके फैंटास्टिक, 2v। ओके फैंटास्टिक, हो गया। देखो 2v साइन थीटा बाई 2 डेल्टा वी बाय 2v मिला, चेंज है,
ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, चेंज है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये फाइनल डायरेक्शन, तो अब जैसे मान लो कि यहाँ प्लस वाई प्लस जे है, तो ये क्या था, ये क्या था, ये माइनस जे रहा होगा। आया किसमें, पॉजिटिव, यानी कि चेंज किधर हुआ है, प्लस जे, यानी कि वाई एलॉन्ग वाई एक्सिस पॉजिटिव आया। 2v माइनस में आया होता तो माइनस जे बोले होते। ओके, तो यदि यह x हो और ये y हो तो z ये होगा हम लोगों का। ये ब्लैक बोर्ड ये x, ब्लैक बोर्ड पर ही ऊपर y, ब्लैक बोर्ड में ही हो रहा है। तो किस प्लेन में हो रहा था मोशन, एक्स वाई प्लेन में। z कहाँ था, ये था z, ये था z। ओके, चलो आगे बढ़ो। हाँ, तो एक वेलोसिटी में चेंज। अब मैं पूछूं ऐसे ही कि बताओ कि दोनों पॉइंट के बीच में नंबर थर्ड आ जाओ कि डेल्टा एफ सी में बोलो चेंज हुआ है कि नहीं। सेंट्रीपिटल फोर्स में कोई चेंज हुआ है, सोचिए। हाँ हुआ है। कैसे, अरे भाई यहाँ एफ सी यहाँ है और यहाँ पर एफ सी तुम्हारा ऐसे है। कितने डिग्री का चेंज, 180 डिग्री भाई। हाँ फंटास्टिक, 180 डिग्री। देखो तब क्या कहोगे, बस लगा दो तुरंत वही 2fc और क्या साइन वही अभी जो बताया हूँ बाई 2। ओके, तो या आंसर कितना आया, डेल्टा एफ सी बराबर ना 2fc, दैट इज आंसर। ओके, मैं कहूँगा ऐसे ही कि डेल्टा ए सी कितना हुआ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में कितने का चेंज, तो देखो कितना 2ac, दिस इज द चेंज। मीन्स कि यूनिफॉर्म, तो कंफ्यूज मत होना कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सब कुछ कांस्टेंट होता है, इस पे ना कंफ्यूज मत होना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड केवल कांस्टेंट है, और बाकी जिसमें भी डायरेक्शन लगा हुआ, जिन जिन चीज़ों में डायरेक्शन लगा हुआ है वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो रही हैं, वेरी कर रही हैं। सारी की सारी चीज़ें वेरी कर रही हैं और उसका चेंज निकालोगे फार्मूले से। ठीक, चलो तो अभी यह जो लेक्चर अभी जब हम लोग स्टार्ट किए हैं तो यहीं से स्टार्ट किया था कि चेंज क्या होता है, चेंज इन द वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज एक्सेलरेशन से यह एपिसोड ही शुरू हुआ। चलो ओके, और आ जाओ, हो गया। तो ये बात ध्यान रहे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कभी कंफ्यूजन ना हो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सब कांस्टेंट होता है, कभी नहीं। देख रहे हो ना। अब आ जाओ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कुछ और बातें पहले देख लो तब चलूँ और आगे, अभी बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर सब कुछ। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हम और क्या क्या है देखो यार साहब। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की यदि बात करें तो ओमेगा ये है ना, कहाँ ओमेगा है, देखो ये है ओमेगा ना, ओमेगा कहाँ पर, एक्सिस पर, एक्सिस तुम्हारी तरफ ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर। मीन्स कि जिस प्लेन में ओमेगा हो, जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर, जिस प्लेन में सर्कुलर मोशन हो रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर। अब कैसे निकालोगे, वही हाँ पीछे बता चुका हूँ, दाहिना हाथ लो, ले लिया, राइट हैंड सेमी सर्कुलर मोड़ो, कर्निंग करो, कर्लिंग मोड़ो, उसको मोड़ दिया, ये दिया मोड़, मोड़ मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो, बॉडी के मोड़ ना, बॉडी के रिप्रेजेंट, अंगूठा ओमेगा की दिशा बताएगा। चलो देखो हो गया। तो यदि मोशन ऐसे है तो ओमेगा, दिस इज द ओमेगा, और मीन्स देख रहे हैं ना ऐसे, और यदि ऐसे है मोशन इधर हो रहा है क्लॉकवाइज तो इनसाइड द ब्लैक बोर्ड, परपेंडिकुलर द ब्लैक बोर्ड या इनसाइड द ब्लैक बोर्ड ना, इनसाइड द ब्लैक बोर्ड, दिस इज द ओमेगा। ये है क्या, ये क्या है ओमेगा, यहाँ पे ओमेगा। क्लियर, बनाओ जल्दी डायग्राम बना लो, भूलने ना पाए। और जानते हो कि यदि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता तो एंगुलर एक्सीलरेशन भी होता और एंगुलर मोमेंटम भी होता, तो वो भी कहाँ पर होता, वो भी इसी एक्सिस पर ही होता। वो भी यदि होता तो किसमें, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, असमान वृत्तीय गति में। और एक ऐसा है यह वृत्तीय गति है, यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात हो रही है। चलो और आगे देखो, अब हो गया, ये पॉइंट क्लियर हो गए ओमेगा। चलो अब आगे आ जाओ,
अगला पॉइंट, हाँ, अब हम बात करने जा रहे हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। किसकी बात करने जा रहे हैं? सपोज करो कि अब हम नॉर्मल, जैसे मान लो कि यहाँ 3 प्रकार का ना, 3 प्रकार का कहीं रोड दिखाई पड़ा तुमको, 3 प्रकार रोड है ना, टाइप्स ऑफ द रोड। मीन्स लिख दो वहाँ पर कि टाइप्स ऑफ रोड, और क्या निकालने जा रहे हो? नॉर्मल फोर्स निकालने जा रहे हो। नॉर्मल फोर्स निकाले जा रहे हो, 3 टाइप का रोड लेकर के नॉर्मल फोर्स निकालने जा रहे हो। चलो आओ समझा जाए। जैसे मान लो कि यह कोई एक कार वाला है, कोई भी गाड़ी एक है ना, इसकी वेलोसिटी v है। तो जब वह बिंदु A पर होता है, कि रोड जब फ्लैट होती है तब उसके ऊपर नॉर्मल कितना काम कर रहा था, यानी कि हम लोग को NA की वैल्यू निकालनी है। जब इस टाइप के ब्रिज पर पहुंचा, यह क्या नाम दे सकते हैं इसको? नाम लिखो, इसका नाम हो गया कन्वेक्स ब्रिज। तो जब वह इस टाइप के ब्रिज पर पहुंचा और रेडियस मान लो r है, उसी वेलोसिटी से जा रहा है, वही वेलोसिटी जितना वहाँ था ना, वही वेलोसिटी अभी भी है, v वेलोसिटी जा रहा था। तो यहाँ पर हमको बताना है कि n, अब इसके ऊपर कितना नॉर्मल फोर्स काम कर रहा है, और जब यह कॉनकेव, यानी ऐसा ब्रिज कहाँ पर होता है देखे हो? नहीं, कहीं पर रोड टूटा रहता है, धंस जाता है, धंसा रहता है रोड ऐसे, हाँ, जनरली इंडिया मिल जाता है, तो वहाँ तो ओके। तो देखो, तो जब ऐसे रोड पे पहुँचा, ऐसे रोड पर, तो मान लो कि C, ये पॉइंट है C, ओके, ये पॉइंट है C मान लो। तो यहाँ पर, और ये सेंटर, रेडियस r, तो हमको यहाँ बताना है कि NC तब कितना नॉर्मल काम कर रहा है इस पर। ओके, ट्राई टू डू, जल्दी करो। वेलोसिटी एक ही है हर जगह, तो हमको कंपेयर करना है, कंपेयर करके हम लोग को बताना है कि कहाँ पर नॉर्मल मैक्सिमम, कहाँ पर नॉर्मल मिनिमम। जल्दी बोलिए। 4 ऑप्शन दे देगा। अब NA ग्रेटर देन NB ग्रेटर देन NC, NA लेस देन NB लेस देन NC, NA बराबर NB बराबर NC, ऐसे 4 ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन लिखने का टाइम हमारे पास नहीं है, सीधे आंसर पर चलते हैं। चलो बोलो यहाँ पर क्या लिखो, आ जाओ सॉल्व करो जल्दी, फटाफट मैं करूँ। चलो देखो, हाँ बोलो यहाँ पर नीचे क्या काम कर रहा है? ओके, अभी NA का मान हम लोग देखने जाते हैं। चलिए, यहाँ पर कितना फोर्स काम कर रहा है नीचे? mg। ये क्या है? नॉर्मल। क्या हुआ? NA। ओके, NA, ठीक ठीक, NA। अब फिर यहाँ पर देखो, ये B पर पहुँचे हम लोग। अच्छा, अब यहाँ पर तो कोई सर्कुलर मोशन हो नहीं रहा है, तो सेंटीमीटर फोर्स वाले की कोई बात ही नहीं है, तो यहाँ तो सीधे सीधे आंसर हो गया। यही क्या हो गया यहाँ पर देखिए, NA बराबर mg, सीधा आंसर आ गया। यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं ना। जब फ्लैट रोड है, जब फ्लैट है रोड, बिल्कुल एक समतल है, फ्लैट है, तो नॉर्मल जितना mg नीचे काम कर रहा होगा, ट्रक वगैरह का जो भी है मान लो, या गाड़ी या कुछ भी है, जितना उसका mg होगा उतना ही नॉर्मल होगा। पक्का? चलो अब आ जाओ, जैसा देखो यहाँ क्या हो रहा होगा, ये आर्क कर्व है, कर्व, और हर कर्व कहीं छोटा हो बड़ा हो, हाँ, कहीं पर भी ऐसे खींच दें हम ऐसे, तो यह किसी सर्किल का हिस्सा है, किसी वृत्त का खंड है, यह किसी सर्किल का हिस्सा है, तो इसका अपना रेडियस होगा कि नहीं? हम ग्लास का रेडियस फोकल लेंथ निकालते हो ना, तो R, तो ये जो घुमा होता है लेंस में R, वो हल्का सा कर्व है ना, वही कर्व किसी वृत्त का हिस्सा है ना, वो रेडियस है वो। अब जैसे मान लो ये पूरा सर्किल ले लो, चलो ले लो, पूरा सर्किल ले लिया, ले लो भाई, पूरा सर्किल है ना। चलो अब जैसे देखना, ये मिटा दो, ये क्या है, क्या था? पूरे सर्किल का हिस्सा था ना, और उसका रेडियस हुआ करता था ना R। यस, तो क्या हम पूरा न दिखे,
और इतना ही दिखे तो हम सर्कल नहीं मानेंगे। हाँ, दिस इज पार्ट ऑफ द सर्कल। चूँकि पार्ट ऑफ द सर्कल है, आर्क है, पार्ट ऑफ द सर्कल है, तो इसका अपना रेडियस होगा, तो इसका अपना रेडियस है। तो कहीं पर भी ये छोटा सा दिखे, इतना ही दिखे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको सेमी सर्कल दिखे। यदि इतना ही दिखे तो इसको सर्कल नहीं मानोगे। हाँ, वही सर्कुलर पार्ट है बेटा। और देखो ये पूरा न दिखे, केवल इतना बना दिए होते तब नहीं तब भी वही था ना। ओके ओके, कहीं छोटा सा पार्ट भी दिखे कर तो वह किसी वृत्त का हिस्सा है, उसका अपना रेडियस होगा। चलो ओके, पक्का। चलो हाँ, अब यहाँ पे देखना, तो यह यहाँ से यहाँ तक सर्कुलर मोशन कर रहा है ना। और सर्कुलर मोशन करने के लिए जानते हो क्या कि सर्कुलर मोशन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? सर्कुलर मोशन करने के लिए एक फोर्स चाहिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा हो। सेंट्रीपिटल फोर्स खुद अपने में फोर्स नहीं है, वह कोई दूसरा होता है जो देता है, यानी बाहर से सप्लाई मिलती है तब वो जा करके वो ज़रूरत पूरी होती है, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स द रिक्वायरमेंट एंड ऑलवेज फुलफिल्ड बाय एनी एक्सटर्नल सोर्स। ओके कमान। अब सेंट्रीपिटल फोर्स किधर होता है हमेशा? किधर की जरूरत किधर रहती है? सेंटर के तरफ, FC। ये चाहिए, ये ज़रूरत है, ये चाहिए है नहीं, चाहिए। देने वाला कौन है? अब देखना होगा, खोजना होगा, कोई है? तो इसका पूरा जो भी गाड़ी है, ट्रक है, बस है, कार है, जो भी कुछ है, इसका टोटल वेट किधर काम कर रहा है? mg। क्या काम कर रहा है? mg। किधर काम कर रहा है mg? डाउनवर्ड, नीचे काम कर रहा है। और यह रोड जब प्रेस कर रहा होगा तो रोड उस पर नॉर्मल लगा रहा है किधर? NB। अब ज़्यादा कौन होना चाहिए? यदि नॉर्मल NB ज़्यादा हो जाए और mg कम पड़ जाए, तो NB ज़्यादा हो जाए, दो बॉडी जब संपर्क में रहती हैं तो नॉर्मल अवश्य लगता है। जब दो बॉडी संपर्क से छूट जाती हैं, टूट जाता है संपर्क उनका, यानी कि जब उनका कांटेक्ट लॉस होता है तो नॉर्मल जीरो होता है। तो पहले नॉर्मल जीरो होता है कि पहले कांटेक्ट लॉस होता है? नॉर्मल ज़्यादा होना शुरू जब होता है, नॉर्मल जब पहले ज़्यादा होता है ना, नॉर्मल जब ज़्यादा होता है तो कांटेक्ट लॉस होता है। लॉस होते ही यानी कि पहले नॉर्मल ज़्यादा हुआ होगा तो कांटेक्ट लॉस हुआ होगा। ओके, अब जा देखना, तो NB यदि ज़्यादा हुआ, नॉर्मल यदि ऊपर ज़्यादा लगा, यदि नॉर्मल ज़्यादा लगा तो ऊपर ज़्यादा हो जाएगा, mg कम पड़ जाएगा, तो बॉडी हवा में चली जाएगी, यानी कांटेक्ट लॉस कर जाएगी। तो मोशन या पलटे नहीं, या ट्रक पलटे नहीं, या कार या पलटे नहीं, क्या ज़रूरी है? mg को ज़्यादा होना होगा। तो mg माइनस, और ये अपोज कर रहा है तो mg माइनस NB, और यही क्या प्रोवाइड कर रहा है? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो mg माइनस NB इक्वल टू mv² बाई r। फैंटास्टिक। अब जा देखना, तो NB बराबर कितना हुआ? NB इक्वल टू, NB उधर ले जाओ, ले जाइए उधर, ले गए? तो mg NB उधर ले जाओ, mg माइनस mv² बाई r। ओके, दिस इज आंसर। अब एक और रह गया, यहाँ पे आइए, इसका देखा जाए, इसका क्या होगा। हो गया, तो यहाँ क्या मिला था? Na बराबर mg, अब NB में मिला mg माइनस mv² बाई r, यानी कि कम हो गया। तो कॉन्वेक्स ब्रिज पर नॉर्मल घट जाता है, कन्वेक्स ब्रिज पर नॉर्मल घट जाता है। ओके, ध्यान रहे, कन्वेक्स ब्रिज यानी कि ओवर ब्रिज, कन्वेक्स पर नॉर्मल कम हो जाता है। अब आ जाओ यहाँ पे देखते हैं, यहाँ क्या हो रहा है। हाँ, यहाँ पर क्या हो रहा है, चलिए। नॉर्मल किधर है? NC ऊपर है, ये इसका वेट किधर है? mg। ओके, अब बोलो क्या होना है भाई? ये ज़्यादा होना चाहिए NC ना। यदि ये ज़्यादा हुआ तो नीचे धंस जाएगा, सर्कुलर मोशन होगा ही नहीं। तो NC ज़्यादा होना चाहिए, तो NC माइनस mg बराबर mv² बाई r। तो देयरफॉर NC इक्वल टू कितना हो गया? mg प्लस
mv² बाई r। ओके फैंटास्टिक। तो तीनों आ गए। तो देखा हम लोगों ने फाइनल। यस, नोट करिए जल्दी फटाफट, जल्दी नोट करिए। हाँ हट जाए, अच्छा चलो हट जाते भाई। हाँ नोट करो जल्दी। एन ए बराबर एम जी, एन बी बराबर एम जी माइनस एम बी स्क्वायर बाई आर, और एन सी बराबर एन जी प्लस एम बी स्क्वायर बाई आर। तीनों फ्लैट सरफेस, कन्वेक्स, यानी कि कन्वेक्स तो हिंदी में क्या बोलोगे, उत्तल, और उसका अवतल, उत्तल ब्रिज, अवतल ब्रिज ना। ब्रिज मीन्स पुल होता है बेटा, पुल। ओके हाँ हो गया। क्या पढ़े हो, फिजिक्स बाई एस डी पी सर, P100 फिजिक्स। ओके ज़बरदस्त, बिल्कुल क्लासरूम की फीलिंग, जैसे लग रहा होगा क्लासरूम में बैठे हो। हाँ हो गया, मज़ा आ गया। चलो ठीक है, अब यहाँ पर ए पॉइंट और ले लिया जाए, ए पॉइंट और ले लेते बेटा। चलो ओके हो गया ना ये। चलो बस इसी से, क्योंकि इसी से मिलता जुलता पॉइंट तो बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे पॉइंट, किसी पॉइंट को छोड़ नहीं सकते ना। तो चलिए आ जाओ, इसको ले लेते हैं अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और तब फिर इसके बाद अभी अगले एपिसोड में अब लिया जाएगा न्यूमेरिकल। लेकिन यहाँ पर अभी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आ जाओ उसको देखते हैं। हाँ अब आ जाओ, क्या है बहुत ही इम्पॉर्टेंट। चलिए सपोज करिए सपोज करो कि ये कोई ब्रिज, ओवर ब्रिज कन्वेक्स ब्रिज है, और यहाँ से ये कोई कार है ना, ये v कांस्टेंट स्पीड से जा रहा, v कांस्टेंट स्पीड से जा रहा, ठीक, ये कांस्टेंट स्पीड से, ये उसी पहिया हुआ है। हाँ सब बना लो, हो गया। एज ए ट्रक असेंडिंग टुवर्ड द टॉप एंड देन डिसेंडिंग टुवर्ड डाउन, पहले चढ़ा ब्रिज के ऊपर टॉप पर, फिर वापस आना शुरू करेगा। तो एज ट्रक ट्रेवल्स, मीन्स पूरा मैं लिख दे रहा हूँ ट्रेवल्स, इसलिए कि यानी जाना आना सब ले उसी में। एज ट्रक ट्रेवल्स ऑन द ब्रिज, ओके, नॉर्मल on the track, yeah, ऑप्शन दिया है नंबर 1, डिक्रीजेस और फिर इंक्रीजेस। दूसरा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन, सबसे अच्छा यही है। मार दो जो अच्छा लगे, सबसे निशान मार दीजिए अच्छा लगे जो। एज ए ट्रक कंप्लीटिंग इट्स जर्नी ऑन द ब्रिज, ट्रक जैसे जैसे अपना जर्नी पूरा करेगा, ट्रेवल करेगा, ओवर ब्रिज के ऊपर जाएगा, ओवर ब्रिज यानी कन्वेक्स ब्रिज, तो ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, तो क्या होगा, पहले नॉर्मल फोर्स पहले डिक्रीज करेगा फिर इंक्रीज करेगा, क्योंकि पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा, रिमेंस कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट। और चौथा ऑप्शन सबसे अच्छा है कि डाटा इज नॉट सफिशिएंट, यानी कि जो दिए हैं वो समझ में नहीं आ रहा है जो दिए वो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सबसे अच्छा, निकालो करो भाई, किस पे मारना चाहते हो, इस पे मार दें। हाँ बोलो भाई, सॉल्व करो। चलो मैं करूँ, हाँ मैं करूँ भाई, चलो ठीक है जाओ।
तो वेलोसिटी v कांस्टेंट है ना। चलो कहीं ले लो, ट्रक को कहीं ले लो, थोड़ा दूर ऊपर ले लो, कहीं गया, मान लो यहाँ गया, ले लिया, आ जाओ। ये जानते हो कि यह सर्किल का हिस्सा होगा, किसी न किसी सर्किल का हिस्सा होगा। ओके, इसका पूरा वेट कहाँ काम कर रहा है, mg, ये पूरा वेट ट्रक का काम कर रहा होगा। ये वेलोसिटी उसकी है, जानते हैं वेलोसिटी बोला गया है कि v कांस्टेंट है। रेडियस मान लो कुछ r है, आ जाओ। सेंटर तो यह mg, तो इस पर mg का एक कंपोनेंट काम कर रहा होगा ना, क्या, mg साइन थीटा काम कर रहा होगा कि नहीं, देखो काम कर रहा होगा। अच्छा हाँ, mg साइन थीटा, और इस पे क्या काम कर रहा होगा, mg कॉस थीटा। देखो तो ये हो गया, ये क्या हुआ, mg कॉस थीटा, ये mg है ना, तो यह mg है, तो यह एंगल हुआ होगा कितना, थीटा, तभी आएगा यहाँ mg। तो ये मान लो कि सेंटर से मिलाने वाली लाइन, सेंटर से मिलाने वाले वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रही है ना। तो इसके सामने देखना जरा सा, देखो इधर, यह लाइन और ये लाइन दोनों, देखो ऐसा मन में सोच लो, ऐसे सोचो, तो ये लाइन दोनों पैरेलल है ना, हाँ ये लाइन देखो, ये वाली, ये और ये दोनों पैरेलल है ना, तो जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। थीटा के सामने साइन आता है, थीटा के सामने साइन आता है, तो देखो यहाँ साइन हमने लिख दिया, mg साइन लिख दिया, और यह एंगल इसी पर बना हुआ है, बेस है, तो बेस पे कास, तो कास ओके, हटा दे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके फर्स्ट क्लास। चलो हाँ, फिजिक्स बहुत आसान बेटा, हाँ देखो सब यही सब तो पढ़ना है, यही सब करना है, यही सब तुम्हारी ज़िंदगी और लाइफ बना देने वाला है। IIT में हो तो IIT टॉप करने वाले हो, नीट में हो तो नीट टॉप करने वाले, बस जबरदस्त तैयारी, ये सब मिस नहीं होना चाहिए। यदि ये सारे कंसेप्ट क्लियर हैं तो क्या कोई ऐसा क्वेश्चन हो सकता है कि जो तुमसे मिस हो जाए, असंभव। चलो वेलोसिटी यहाँ भी है, रेडियस r है ही। हाँ अब ये कौन सा, ये कौन, नॉर्मल, n, ये नॉर्मल, क्योंकि कॉन्टैक्ट सरफेस है ना, और कॉन्टैक्ट सरफेस पर नॉर्मल हमेशा 90 डिग्री पर होता है, जानते ही हो। चलो ले लो, सॉल्व कर दो, अब सॉल्व करो, देखो कि बस वही हाँ, बहुत तभी तो सब बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स आने हैं सब, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। देखो अभी कहाँ से शुरू किया है, चेंज इन द वेलोसिटी एंड नॉर्मल ना, क्या होता है, किताब टेबल पे रखा है तो नॉर्मल कैसे लग रहा था, अब उसी का बार बार यूज हो रहा है, अब इसी पे सारा चैप्टर का न्यूमेरिकल्स होगा। हो गया, आ जाओ फर्स्ट क्लास। जल्दी बोलो, आगे बोलो जल्दी फटाफट। अब देखना ये है कि यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है। यदि नॉर्मल ज़्यादा हुआ और यह इसका अपोज करने वाला नॉर्मल के अपोजिट डायरेक्शन में कौन है, mg cos थीटा, जो रेडियस पर होता है वही देता है, mg तो देगा नहीं, mg रेडियस पे थोड़ी है, mg cos थीटा ही है, इसी को देना है सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके विरोध में कौन है, नॉर्मल, तो यदि नॉर्मल ज़्यादा हुआ, यदि नॉर्मल ज़्यादा हुआ तो क्या होगा यार, ट्रक पलट जाएगा, और इसलिए किसको ज़्यादा होना है, mg cos थीटा को, तो ट्रक, कार, बस, ट्रेन, जो भी कुछ है, ट्रेन पलट जाएगी। हाँ तो किसको ज़्यादा होना चाहिए, mg cos थीटा को ज़्यादा होना चाहिए। चलिए लिखिए mg cos थीटा, अभी अपोज कर रहा है ना, तो mg cos थीटा में से माइनस हो जाएगा उतना, माइनस n, अब ये mg cos थीटा में से माइनस वो बचेगा, और जो बचेगा वही कोई क्या देगा, fc, तो mg cos थीटा माइनस n इक्वल टू fc। ओके हो गया बेटा, फर्स्ट क्लास, फैंटास्टिक। लेकिन आपका तो ऑप्शन मारना चारों में से किसी एक पर ना, और अभी तक मार कर रखे हो कि डाटा इज नॉट सफिशिएंट पे मार के, हाँ मारे रहो, अभी आता है तब मार देना किस पे लगेगा, तब तक के लिए कोई बात नहीं। हाँ चलो n का मान निकालो, n, चलो n को उधर ले जाओ, लेके n को उधर, mg cos थीटा, देखना mg cos थीटा माइनस fc का मान रख दें यहाँ पर, mv स्क्वायर बाई r। ओके ठीक, फर्स्ट क्लास। अब देखो हाँ यस, अब यहाँ से तुमको आंसर देना है अपना, n इक्वल टू mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई r, m ट्रेन का मास या कार, बस जो भी कुछ है, तो m का मान कांस्टेंट है, स्पीड को कांस्टेंट बोला गया, ये भी कांस्टेंट हो गया और ये भी कांस्टेंट हो गया। चलो
लेकिन जैसे जैसे ट्रक ऊपर जा रहा है, देखना ट्रक या कार बस जो भी कहे, तो जैसे जैसे यह ट्रेन ऊपर जा रही है, ओके देखो भाई कहाँ है, चलो यहाँ बना दूँ, फिर यहाँ बना दूँ, देखना आप यह सेंटर से मिलाने वाली लाइन और एम जी थीटा किसके बीच का एंगल है, यहाँ ध्यान दो, डायग्राम देखो ठीक से, देखो ठीक से, सेंटर को मिलाने वाली लाइन और वर्टिकल लाइन एम जी के बीच का एंगल है थीटा। तो जब यहाँ पहुँचा तो मिलाने वाली लाइन यह और ये एंगल हुआ इतना, जब यहाँ पहुँच गया तब क्या हुआ, वही मिलाने वाली लाइन और वही वर्टिकल लाइन, यानी थीटा हो गया 0। हाँ, तो जैसे जैसे यह ट्रेन ऊपर जा रही है, तो जैसे जैसे ट्रेन ऊपर जा रही है, क्लाइंबिंग अप, ascending toward the top, as the train ascending toward the top, वैसे ही वैसे थीटा की वैल्यू या घट रही है, हो रही है, जबरदस्त। ओके चलो, इसे बोलते हैं फिजिक्स, कंसेप्ट ऑफ द फिजिक्स बेटा। ओके कम ऑन, P100 फिजिक्स, ये कभी ना भूले, P100 फिजिक्स। n इक्वल टू mg cos थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई आर। चलो क्या पाए हो, जैसे जैसे ट्रक ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे ट्रेन ऊपर जा रही है, थीटा का मान घट रहा है। चलो थीटा मान घटाओ यहाँ पर, तो थीटा का मान, चलो यहाँ लिखो, देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू घटी, तो थीटा की जब वैल्यू घटती है तो काश 0 1 होता है, मैक्स होता है, और काश 90 0 होता है। मीन्स कि जैसे जैसे थीटा घटेगा तो काश थीटा की पूरी वैल्यू क्या हो जानी है, बढ़ जानी है। थीटा घटेगा, थीटा घट रहा है तो पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू, पूरा मॉड ऑफ कॉस थीटा का मान बढ़ रहा है, यानी कि यह चीज़ बढ़ रही है। मीन्स कि यदि देखो यहाँ पे थोड़ा सा आ जाओ और दूसरी जगह लिखा जाए साफ, चलो देखो अब यहाँ पे आ जाओ, तो n इक्वल टू क्या, mg कॉस थीटा माइनस mv स्क्वायर बाई आर, ये है ना, और थीटा की वैल्यू घटी है तो cos थीटा बढ़ा है, यानी पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ी। तो जैसे जैसे ट्रक ऊपर जा रहा है, जैसे जैसे ट्रेन ऊपर जा रही है, तो ये वैल्यू बढ़ रही है, तो ये बढ़ रही है और उसमें से माइनस होने वाली चीज़ कांस्टेंट बनी हुई है, यानी कि ये इतनी पूरी वैल्यू क्या बनी हुई है, कांस्टेंट बनी हुई है। इसका मतलब ओवरऑल क्या हुआ कि n की वैल्यू इंक्रीजेज। तो जैसे जैसे यह ट्रेन ऊपर जा रही है, नॉर्मल इंक्रीजेज हो गया। अच्छा, और जब यहाँ से फिर नीचे उतरना शुरू होगा तो फिर अपने पुरानी अवस्था में आना शुरू हो जाएगा, यानी डिक्रीजेज। तो पहले इंक्रीजेज और फिर डिक्रीजेज, पहले इंक्रीजेज फिर डिक्रीजेज, यानी किस पे मारना था निशान, हाँ इंक्रीजेज डिक्रीजेज। ओके दिस इज द आंसर, फैंटास्टिक। क्या पढ़े थे, फिजिक्स, P100 फिजिक्स, STP सर। ओके हो गया, चलो क्लियर। तो यहाँ पर देखा हम लोगों ने नॉर्मल का रोल, एंगल ऑफ बैंकिंग, एवरेज, सर्कुलर मोशन में एवरेज कैसे निकालोगे, है ना, ये सारी बातें हम लोगों ने जम के देखा। ओके, अब इसके बाद में तो यहाँ पर चलो, अब फिर यहाँ से आगे की जो भी बातें हैं, तो आज का एपिसोड यहीं पे रोकता हूँ और हम लोग फिर मिलते हैं किसमें, सर्कुलर मोशन पार्ट 5, और ये क्या है पार्ट 4। फिर कहाँ मिलते हैं, पार्ट 5। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।